गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संदीप स्टडी परिवार के सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबका तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग जो है इंडियन जीएस को लेके एक मैराथन जैसी एक सीरीज़ लाई थी, जहाँ पे हमने 3 महत्वपूर्ण खंड को देखा था, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी प्रकार से आपके डिमांड के बीच आपके एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले एक महा रिवीजन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी खंड है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जनजाति, प्रशासनिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, पुलिस प्रशासन, ये सबको मिला के लगभग 200 प्रश्न आपके पास देखने को मिलेंगे। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक ही चीज़ आपसे बोलूँगा, जो इतिहास है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, ठीक है, उसके महज 10 या 12 क्वेश्चंस टाइप करने में रह गए, क्योंकि सुबह हो गई, रात चली गई, ठीक है, टाइम ही नहीं मिला। तो 10-12 क्वेश्चंस आपको आएंगे। और साथ में एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो आपके पंचायती राज है उसके कुछ क्वेश्चंस है, बस जो कि 5 मिनट का वीडियो रहेगा। उसके बाद यह वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाली है। तो कमर कस के तैयार हो जाइए और घंटे 1.5 घंटे तक आपको है ना अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, ताकि आप एक एक करके क्वेश्चंस देखते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बुबेलस बुबेलिस। क्या आंसर हो जाएगा? बुबेलस बुबेलिस। तो मैंने यहाँ पे और जो रखा है ना, ये भी आपके लिए आईएमपी हो सकता है। कैसे देखेंगे? छत्तीसगढ़ का जो राजकीय, ठीक है, वृक्ष है साल, इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो सोरिया रोबस्टा है, मैंने सेकंड में लिख दिया है। और आपको राजकीय पक्षी है जो पहाड़ी मैना है, इसका आपको वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, उसका हो जाएगा गेरेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, ठीक है। इसके लिए आपको जो है ना देखना पड़ेगा। असत्य कथन की आपको पहचान करना है। छत्तीसगढ़ का प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। अगला आपका स्टेटमेंट है, राजकीय गीत के रचयिता श्री नरेंद्र देव वर्मा है। आपको पता है ना राजकीय गीत हम लोग का क्या है? अरपा पैरी का धार, ठीक। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ है। इसको गांठ बांध लेना, बहुत फंसाता है इसमें, ठीक है। लाइन हुबहू सही है, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लास्ट पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,25,192 वर्ग किलोमीटर लिखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको पता है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक, लिख लीजिएगा। अगला है आपका सही मिलान कौन सा नहीं है, इसको आपको देखना है। जैसे कि सबसे बड़ा संभाग बस्तर, ये बिल्कुल सही इन टर्म्स ऑफ एरिया। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कोरबा हो जाता है। सबसे बड़ा तहसील पोड़ी उपरोड़ा है ना। इस चीज़ मैंने बुक्स में अलग अलग बुक में देखा है ना, तो कोरबा है। तो मैं आपको बताऊंगा अगर फिर चेंजेस कहीं होता है तो थोड़ा बहुत त्रुटि के लिए आप जो है ना ज़्यादा शो नहीं करेंगे। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो वहाँ से और लिख दूंगा कि कहाँ पे किस सूरत में और क्या दिया है, ठीक है। तो कोरबा मिला सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा तहसील पोड़ी उपरोड़ा है। सबसे बड़ा विकासखंड यहाँ पे तखतपुर लिखा है, ये बिल्हा है। तो आपका असत्य यहाँ था, ठीक है। सही मिलान कौन सा नहीं है, यहाँ आपका क्वेश्चन था। भारतीय समय मानक रेखा निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती? एक्चुअल में इसके लिए बहुत अलग अलग डाटा आता है। चिप्स के अनुसार अलग आता है, आपने पढ़ा होगा है ना, हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अनुसार अलग आता है। मैं आपको चिप्स का बताता हूँ। जैसे सूरजपुर, कोरिया, कोरबा है, ठीक है। इसके बाद जांजगीर चांपा आप देखते हो, बलौदा बाजार देखते हो, है ना, आपको महासमुंद देखते हो, गरियाबंद देखते हो। चिप्स के अनुसार है। एक दूसरे को जो काटते हैं भारतीय मानक समय रेखा और आपका जो है ना कर्क रेखा, वो सूरजपुर में है, ठीक है। अलग अलग जगह और लिए जाते हैं, लेकिन सूरजपुर आंसर पहले लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये जसपुर से होकर नहीं गुजर रही जितना हमने नाम लिया है, ठीक है। आगे मैं चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी एवं पश्चिमी सीमा के मध्य कितने समय का अंतराल है? ठीक है, तो आप देख रहे हो ना 80 डिग्री आपका, ठीक है, 80 डिग्री, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखते 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो बीच में जो है कितने समय का अंतराल है? तो 1 मिनट के बराबर आपको पता होगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर आता है। तो निकाल लीजिएगा, 16 मिनट 36 सेकंड आपके पास आएगा। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य ओडिशा है, ये बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे छोटा सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य क्या आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसको आपको देखना है। छूने वाला जो सबसे छोटा राज्य है छत्तीसगढ़ को, वो झारखंड होता है। कौन होता है? झारखंड। इसके बारे में बताऊं क्या? जो छू रहा है, जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा को छू रहा है, वो ओडिशा है। और लेकिन छत्तीसगढ़ को जो छुआ हुआ है वो अपने आप में बड़ा कौन सा है? जितने भी छुए हुए वो मध्य प्रदेश हो जाता है, ऐसा है। इसको आपको याद रखना, ठीक है। तो सबसे छोटा सीमावर्ती राज्य मतलब जो छू रहा है, उसमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? झारखंड हो जाता है। और सबसे कम सीमा को जो छू रहा है वो आंध्र प्रदेश है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि आपको कंफ्यूजन होती है तो मेरी क्लास जाके आप देख लेंगे ना, मैंने लेक्चर भी ले रखा है। सर्वाधिक भागों में विस्तृत चट्टान समूह कौन सा है? ठीक है, तो ये आर्कियन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 50% भाग में छत्तीसगढ़ का फैला हुआ है। सबसे प्राचीनतम एवं कठोरतम चट्टान है। 3-4 चीज़ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। प्रथम अवसादी चट्टान बोले तो धारवाड़ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा चट्टान समूह की प्रधानता है। मतलब कडप्पा
है ना समूह की चट्टान से छत्तीसगढ़ का मैदान बना है, जो आप मध्य भाग में देखते हो। ये भी पूछा जाता है कडप्पा, है ना, इसको आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, जो कि सीमेंट ग्रेड का यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। इसलिए आप जितने भी सीमेंट फैक्ट्री देखते हो छत्तीसगढ़ के मैदान में देखते हो ना, इस भूभाग के अंतर्गत देखते हो, बलौदा बाजार आसपास के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 3-4 चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। एक लिख लेना, सबसे बड़ा भू अवस्थित जिला वो कोरबा होता है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताएंगे छत्तीसगढ़ में कितने भू अवस्थित जिले हैं, उनकी संख्या कितनी है। और सबसे बड़ा तो मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटा क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ा कोरबा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ का मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो 68064, इसका ध्यान आपको रखना है, 68064, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। यहाँ पर मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, इसका तो आंसर भैया सबसे पहला वाला चीज़ हो जाएगा आपका ये। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ को हम लोग अलग अलग क्षेत्र में बांटते हैं, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करते हो, दंडकारण्य की बात करते हो, पूर्वी बगलखंड के पठार की बात करते हो, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश की बात करते हो। तो जो आप 39060 देख रहे हो, ये 3 के पहाड़ में आ भी रहा है, इसको अच्छे से देखेंगे तो याद करने का ऐसा तरीका भी हो सकता है। तो 39060, ठीक है, वर्ग किलोमीटर ये दंडकारण्यक है, इसका है दंडकारण्यक है, लिखेंगे। उसके बाद 21863 स्क्वायर किलोमीटर ये पूर्वी बगलखंड के पठार का है, मैं आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करा रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे, है ना, 6208 वर्ग किलोमीटर ये आपका जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, फर्स्ट वाला जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसको परसेंट में भी याद रख लेना, 50.34%। और ये दंडकारण्य का जो परसेंट हो जाएगा 28.91, मतलब 91% हो जाएगा। और वहीं पर आपका, ठीक है, पूर्वी बगलखंड का पठार का 16 हो जाता है, मतलब 16.16% हो जाता है। और वहीं पे हम लोग जसपुर सामरी पाठ की बात करें तो 4.54% हो जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका रिवाइज बहुत अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है। अन्यथा इतना आप याद करें, छत्तीसगढ़ के मैदान का आपको याद होना चाहिए। असत्य कथन को पहचानिए, देखेंगे। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है, मैं इसको बताता हूँ। सीता बेंगरा को विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। देवगढ़ की चोटी 1080 मीटर ऊंची है, ये गलत बात है। तो इसका असत्य जो कथन हो जाएगा, देवगढ़ की चोटी है जो कि 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है, जो कि पूर्वी बगलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी होती है। इसको आपको एक बार ध्यान में रखना है। अब देखेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में स्थित है। इसके अंतर्गत सीता बेंगरा गुफा देखते हो, जोगीमारा की गुफा देखते हो, ठीक है ना, सरगुजा जिले के अंतर्गत ही पड़ता है, ठीक है। और वहीं पे आप देखेंगे तो कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की थी। एक फैक्ट ये बन जाता है, जिसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया था, ठीक। और सीता बेंगरा को विश्व का सबसे प्राचीनतम, है ना, नाट्यशाला कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो आगे मैं चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है आपके पास, उसको याद रखना। देवगढ़ की जो चोटी है वो 1033 मीटर है भैया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है वो बदरगढ़ है, ठीक है, जो कि 1176 मीटर है, ठीक। तो 1176 मीटर बदरगढ़ की, है ना, ऊंचाई है, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है। ये मैकल श्रेणी में स्थित है। तो मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बोले, छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी बोले, है ना, आपको समझ में आनी चाहिए कि जो बदरगढ़ है वो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है, इसलिए छत्तीसगढ़ के मैदान का भी ऊंची चोटी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो मैकल श्रेणी के अंतर्गत है, तो मैकल श्रेणी भी आपको पूछा जाए तो, जो कि राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है मैकल श्रेणी, है ना, उसका भी, है ना, उसकी भी जो है ऊंची चोटी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी अब आपको याद रखना है गौरलाटा है। दोनों में अंतर है। छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी वो एक भूभाग को बोल रहा है, ठीक है, एक भौगोलिक प्रदेश को बोल रहा है। और पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी आपको पूछे तो गौरलाटा है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो गौरलाटा की ऊंचाई 1225 मीटर। यहीं पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बदरगढ़ की ऊंचाई हमने 1176 मीटर कहा था, देवगढ़ की ऊंचाई 1033 मीटर कहा था। बदरगढ़ को हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको महानदी बेसिन भी कहा जाता है। और हमने गौरलाटा को कहा है पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो कि सामरी पाठ प्रदेश में स्थित है। यही मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, छत्तीसगढ़ के मैदान में मुख्यतः कौन सा शैल समूह पाया जाता है, इसको मैंने अभी अभी आपको बताया था, है ना। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसका अधिकांश भाग ही कडप्पा शैल समूह से बना हुआ है, जिसमें जो आपका, है ना, मिनरल पाया जाता है वो चूना पत्थर है, जो कि सीमेंट ग्रेड का पाया जाता है। इसलिए वहाँ पे आप सीमेंट फैक्ट्री ज़्यादा देखते हैं। और बलौदा बाजार को तो सीमेंट फैक्ट्री का हब कहा जाता है, सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री बलौदा बाजार में। ये फैक्ट तो ये भी हो गया, ठीक है, इसको आपको देखना है। मुझे कमेंट करके बताना दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बहुत फेमस है, हर किसी को पता होना चाहिए। तो दंडकारण्य क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी ये मुझे अभी कमेंट करेंगे। असत्य कथन की आपको फिर से पहचान करना है। छोरी उदयपुर की पहाड़ी ये कोरबा जिले में है, क्या सत्य है। मैकल श्रेणी राज्य के पश्चिम भाग में स्थित है, इसको भी मैंने आपको बता दिया, आपने पढ़ा होगा। नंदीराज की ऊंचाई 1210 मीटर है। दंडकारण्य क्षेत्र में प्रमुख खनिज चूना पत्थर है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। आपको पता है दंडकारण्य क्षेत्र जो कि राज्य के दक्षिण भाग में है,
ठीक है। इसमें प्रमुख खनिज कौन सा है? लौह अयस्क है, ठीक है, आपको याद है, इसको आपको देख लेना है। तो नंदीराज की ऊंचाई 1210 मीटर, इसको याद रखना, जो कि दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी है। अभी अभी कमेंट करने बोला था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं बताता हूँ, जो प्राकृतिक प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ मैदान के सबसे, है ना, अब छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत हम लोग खनिज देखते हैं, वो चूना पत्थर है, करेक्ट है। आपका दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आप देख रहे हो, अभी अभी देखा मैंने आपको बताया, लौह अयस्क है, ठीक, ये दोनों में अंतर कर पाएंगे। उसके बाद जो आप सामरी पाट प्रदेश देखते हो, जो राज्य के उत्तर पूर्व में हो जाएगा, है ना, आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें बॉक्साइट है, रिवाइज करा दूं मैं आपको, और पूर्वी बगलखंड के पठार हमने एक बांटा है, तो उसमें कोयला है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कोयला वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक प्रदेश के हिसाब से आपको खनिज भी पूछे जा सकते हैं। अबूझमाड़ क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? ध्यान से सुनना, यह सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जिला नहीं कहा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है। खुरसेल घाटी में सर्वोत्तम किस्म का सैगोन पाया जाता है, जो कि यहाँ अबूझमाड़ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्या? खुरसेल घाटी। जाटलूर नदी में प्राकृतिक मगरमच्छ पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी। ये तीनों फैक्ट्स आपको रट लेना है, बहुत बहुत एमपी आपके लिए हो सकता है। बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हर किसी को पता होगा, किसकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। इसमें 12 कुल टन है, आपको पता है ना, 12 मोड़ है यहाँ पे। तो तेलिन माता मंदिर यहाँ पे आप देखते हो, सालवन यहाँ पे पाए जाते हैं, बॉक्साइट खनिज यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो कि किसकाल घाटी है, ठीक। और महान जल विभाजक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। बताएंगे नदी कौन कौन सा है? एक आपको महानदी है ऊपर में, उसके बाद किसकाल घाटी आता है, फिर इधर आप इंद्रावती नदी देखते हो, जो कि बस्तर संभाग की जीवन रेखा होती है, ठीक है। तो दो नदी के बीच हो गया। ये दो अपोहा तंत्र के बीच में जल विभाजक है, कौन कौन सा हो जाएगा? एक महानदी अपोहा तंत्र हो जाता है ऊपर में, ठीक है। उसके बाद आप किसकाल घाटी देख रहे हो, तो इधर आपका जो इंद्रावती नदी है, जो जाके गोदावरी में मिलती है, तो ये दोनों अपोहा तंत्र के बीच में क्या हो जाती है? गोदावरी अपोहा तंत्र है, दोनों के बीच में भी जल विभाजक है। और एक छत्तीसगढ़ के मैदान और बस्तर के पठार के बीच जल विभाजक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। सही सुमिलित नहीं है, आगे क्वेश्चन है आपके पास, इसको देखना। राव घाट की पहाड़ी कांकेर में, ये सही है। अलबका की पहाड़ी बीजापुर में। सीतालेखनी की पहाड़ी, ये शीतलेखनी हो गई, सीतालेखनी इसको कर लेना, ठीक है। ये सूरजपुर में है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट मैन पार्ट लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा पार्ट मैन पार्ट है, तो ऊंचा पार्ट क्या होगा? तो उसका नाम है सामरी पार्ट, इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट है सामरी पार्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पार्ट है। अब एक चीज़ और याद रखना है, इसी में आपके, है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, ठीक। इसकी बात हमने कर ली थी। अगला है आपका रामगढ़ की पहाड़ी खोज किसने की थी? कर्नल आउसले, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ की पहाड़ी की ये खोज करते हैं। और आपको फिर मैं बता देता हूँ, सतपुड़ा का भाग है, जो रामगढ़ की पहाड़ी है, ये सतपुड़ा का भाग है। जोगीमारा गुफा यहाँ पे स्थित है, लक्ष्मण बेंगरा यहाँ पे स्थित है, सीता बेंगरा यहाँ पे स्थित है, ठीक है। जोगीमारा गुफा के लिए आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? कि देवदत्त, है ना, और सुतनुका, ये दोनों के प्रेम गाथा का वर्णन वहाँ पे मिलता है। और सीता बेंगरा के बारे में आपने पढ़ा, प्राचीनतम नाट्यशाला है, ये आपके लिए एक फैक्ट हो जाता है, ठीक है, ये याद रहेगा। बॉक्साइट को मैदान किसे कहते हैं? तो ये जमीर पाट को मैदान कहते हैं। और जारंग से आपको भंडारंग याद रखना है, भंडारंग। तो ये भंडारंग को भंडारण आपको पढ़ना है, भंडारण। तो भंडारण को भंडारंग पढ़ लेना। तो जारंग से भंडारण आपको याद रखना है। तो बॉक्साइट को भंडारण बोले तो जारंग पाट हो जाता है, बॉक्साइट को मैदान आपको बोले तो जमीर पाट हो जाता है। इसको आपको नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर मैन पाट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का शिमला इसे कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ का, है ना, मतलब मैन पूरे पहाड़ प्रदेश में सबसे ठंडा आप बोलेंगे तो ये मैन पाट है, ठीक है। खुर्जा पहाड़ी आपको याद रखना है। पंडरा पाट में खुर्जा पहाड़ी है, खुर्जा पहाड़ी है, एक बखोना चोटी है, ठीक है। तो पंडरा पाट के अंतर्गत जो खुर्जा पहाड़ी है, वहाँ से ईब नदी का उद्गम हुआ है, आपको रिवाइज करा रहा हूँ। और दूसरा फिर बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो बखोना चोटी है, उससे कन्हार नदी का उद्गम हुआ है। तो दोनों का, है ना, नदी को उद्गम आपको याद होने चाहिए। निम्न में से किस मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है? तो ये लाल पीली का स्थानीय नाम मटासी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल बनता है वो लाल पीली मिट्टी से बनता है। तो याद रखना, आपको ये लाल पीली मिट्टी के बारे में कुछ बताता हूँ। ये 50 से 55% भाग में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में जो फैला है, आप बोलेंगे लाल पीली मिट्टी है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लाल पीली मिट्टी, ठीक है। आपको याद रखना, इसके स्थानीय नाम पूछा जाता है, जो कि आपकी मटासी है। और इसके लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद लाल बलुई मिट्टी की हम लोग बात करें तो रेतीली मिट्टी, इसका नाम रेतीली मिट्टी है स्थानीय नाम। वहीं पर लेटराइट मिट्टी की मैं बात करता हूँ, ठीक है। आपको याद रखना है, जो लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, ये बगान की खेती के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसको निक्षालन की प्रक्रिया से बनी हुई मिट्टी माना जाता है।
तो लेटराइजेशन का संबंध किससे है ना, लेटराइट मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी के निर्माण से, फिर मिट्टी के निर्माण से, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसको निच्छालन की प्रक्रिया कहा जाता है, इससे ये बना हुआ है। इसको भाटा या मुर्मी कहा जाता है, इसकी स्थानीय नाम। ठीक है, आपको याद रखना है जो लाल बलुई मिट्टी और हमने लाल दोमट मिट्टी देखा है, ये दोनों मिट्टी जो है ये बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये सब जिसमें तो ये मोटे अनाज के लिए होते हैं। और वहीं लेटराइट मिट्टी, ये बगानी फसल यहाँ पे उगाया जाता है, याद रहेगा क्या। और लाल पीली मिट्टी मध्य और है ना उत्तर भाग में आप देखते हो लाल पीली मिट्टी का जो फैलाव है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी होती है और दूसरा उपजाऊ मिट्टी लाल पीली मिट्टी होती है। कितने सारे फैक्ट्स मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो कन्हार काली मिट्टी को कहा जाता है, इसका नाम रेगुर भी है, इसका नाम भर्री भी है। ठीक है, ये भी कहा जाता है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसकी होती है। ठीक, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा खाली स्थान से होती है। आपको याद रखना है सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसको आपको याद रखना है। तो प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन से मानसून से होती है ऐसे आ जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसकी एक शाखा अरब शाखा से होकर जाती है, अरब सागर शाखा से होकर जाती है, जिसकी एक शाखा बंगाल खाड़ी की शाखा से होकर जाती है। और बंगाल खाड़ी की शाखा से होते जब जाती है तो बहुत सारा पानी लेके है ना अपने साथ हो जाती है। ठीक है, और सर्वाधिक वर्षा हमें जो है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से देखने को मिलती है छत्तीसगढ़ में, जो कि 90% वर्षा तो बंगाल की खाड़ी से हो जाती है, 10% वर्षा अरब सागर के है ना शाखा से हो जाती है। और इसी कारण जो दक्षिण है ना पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, इसी कारण हमारा जो जलवायु होता है, ये क्वेश्चन है याद रखना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना ये प्रदान करती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको उपाद्र जलवायु भी है ना, हम आगे चल के देखते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, उपाद्र जलवायु भी कहा जाता है, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा, आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा। सबसे ठंडा स्थान देखेंगे तो मैनपाट, अभी मैंने आपको बताया था। एक चीज़ याद रखना है, 10 से 15 जून के बीच मानसून छत्तीसगढ़ में आ जाता है, सुकमा से स्टार्ट होता है आना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 1300 और 1325 mm वर्षा, औसत वर्षा होती है, ये भी आपके लिए एक फैक्ट है। तो एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ। आराम से आप है ना एक जगह रहिए और आप जो है इसके है ना इंजॉय कीजिए, सेशन को इंजॉय कीजिए, सुनते जाइए, चीज़ों को याद करने की कोशिश करते जाइए, रिमाइंड करने की कोशिश करते जाइए, क्योंकि अब तक तो आपने पढ़ा है, अभी 2 दिन में आपको क्या ही समझाऊँ मैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, फैक्ट्स आपके पास धड़ाधड़ बता रहा हूँ, कौन कौन से अहम चीज़ें हो सकती हैं। सबसे बड़ा अपोहा तंत्र क्या है? ये महानदी अपोहा तंत्र सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। दूसरा बड़ा अपोहा तंत्र हम लोग देखते हैं तो गोदावरी अपोहा तंत्र सबसे छोटा अपोहा तंत्र, नर्मदा अपोहा तंत्र हो जाता है। तो 3 फैक्ट्स यहाँ से मैं आपको बता दिया हूँ। एक परसेंटेज पूछा जाता है महानदी अपोहा तंत्र का, परसेंटेज याद रख लेना, ये 56.15%। ठीक है, जो कि 77,432 इसके शब्द में भी है, लेकिन बस परसेंट याद रख लेना, ये IMP आपके लिए हो सकता है। सबसे छोटा अपोहा तंत्र नर्मदा को मैंने कहा है, जो कि 0.55% है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सतयुग में महानदी का नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नीलोत्पला, नीलोत्पला कहते हैं सतयुग में। ठीक है, तो इसको शनि से याद कर सकते हो आप। ठीक, तो सतयुग में नीलोत्पला है, चित्रोत्पला ये द्वापर युग में है, और मत्स्य पुराण में भी हम लोग देखते हैं। और आप जो नीलोत्पला देखे हो ना सतयुग में, वो हम लोग वायु पुराण में भी देखते हैं। सबसे ज़्यादा आपको सतयुग को पूछा जाता है, द्वापर युग को पूछा जाता है। वायु पुराण में भी नीलोत्पला है, मत्स्य पुराण में आपने देखा होगा चित्रोत्पला ही है। कनक नंदिनी एक अन्य नाम इनका हमें मिलता है। ऋषि तुल्या ये विष्णु पुराण में मिलता है। तो सब जो है महानदी के आपके नाम है। ठीक है, लेकिन मंदाकिनी आया तो याद रखना वो उसका नहीं है, इंद्रावती का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, इसको आपको मैं बता दूं। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी हो जाती है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, जो महानदी है इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ बहती है 286 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं पे शिवनाथ नदी हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जो बह रही है, जो बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको बोले, वहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना होगा, तो शिवनाथ हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपको बोले तब क्या हो जाएगी आपकी, है ना, महानदी हो जाएगी। राजिम में ये पूछा जाता है, ये संगम याद रख लेना, हालांकि और है आपके, है ना, चंद्रपुर में भी है। ये सब चीज़ को भले एक बार आप देख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन कराते समय इसको मैंने जरूर मेंशन किया है। राजिम में महानदी पैरी सोंडूर का संगम है। ठीक है, लेकिन आपको गलत चीज़ पूछना है ना, आपको चुनना है। तो महानदी वाला जो पहला चीज़ है, सबसे लंबी नदी छत्तीसगढ़ की, सही है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, ये भी सही है। राजिम में महानदी पैरी सोंडूर का संगम स्थल है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, मान नदी का उद्गम स्थल पंडरापाट लिखा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत चुनना था। तो अब बताओ मान नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? मान से, है ना, माँ से माँ याद रख लेना, मान से मैनपाट। ठीक है, मैनपाट जो है इसकी
उद्गम स्थल है ना हो जाएगा, और इसका उद्गम स्थल हो जाएगा, और 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कथन 1 और कथन 2 आपके पास है। हसदेव नदी का उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी से हुआ है, ठीक है। और दूसरा छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मिनी माता परियोजना है। दोनों को दोनों सत्य है, इसको आपको एक बार ध्यान में रखना है, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन महानदी के उत्तर की सहायक नदियों में शामिल नहीं है। तो महानदी के उत्तर की जो सहायक नदी है उसमें कौन कौन से शामिल नहीं है, इसको हम लोग एक बार याद जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा। देखो, एक शिवनाथ है उत्तर से, ठीक है, एक आपका हसदेव है, उसके बाद आपका केलो भी जाएगा, ठीक है। उधर आप फिर बुरई देखते हो, मांड देखते हो, सब उत्तर की नदियाँ हैं, लेकिन पैरी इसकी दक्षिण की सहायक नदी होती है, तो इसका सही आंसर पैरी था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। उत्तर की सहायक नदी है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि शिवनाथ है, क्या है, शिवनाथ है, उसके बाद आपका हसदेव है। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, शिवनाथ है, हसदेव है, उसके बाद आपका बुरई है, उसके बाद आपका केलो है, उसके बाद आपका मांड है, उसके बाद आपका ईब है। तो याद हो जाता है आराम से। यहाँ पे देखेंगे आप, तो एक कर लेना हरई, क्या करोगे, हरई कर लोगे, और एक कर लोगे कमई, ठीक है, और एक कर लोगे बुरई। तो हरई हो जाएगा, बुरई हो जाएगा, कमई हो जाएगा। हरई से क्या याद आएगा आपको, हरई से आपका हसदेव, और रई से आपको बुरई याद आ जाएगा, या फिर बुरई भी कर लेना। और कमई से क्या याद आएगा, का से केलो याद आ जाएगा, माँ से मांड याद आ जाएगा, ई से ईब। तो कमई से का से है ना आपका केलो हो जाएगा, माँ से मांड हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा, ईब हो जाएगा। ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। रायपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, खारून नदी के तट पर स्थित है, नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव स्थित है, ठीक है। लीलागर है, ये लीलगर हो गया है, लीलागर इसको आप टाइप कर लेंगे, है ना, मतलब वहाँ पे आप अच्छे से देख लेंगे। तो लीलागर नदी के तट पर जो स्थित शहर है वो मल्हार है, और मनियारी नदी के तट पर तालागांव है। तो ये 4 शहर मैं आपको बता दिया हूँ, कोंडागांव, तालागांव, मल्हार और रायपुर, है ना, ये पूछे जाते हैं। IMP आपको याद रखना है। सत्य कथन की आपको पहचान फिर से करनी है ना। इंद्रावती नदी की लंबाई 264, ठीक है, किलोमीटर है। चित्रकोट 7 धारा जलप्रपात इंदिरा नदी के, है ना, इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो आपके इधर जलप्रपात भी अभी स्टार्ट हो जाएंगे, इसको भी आपको याद रखना है। बस्तर संभाग की जीवन रेखा इंद्रावती नदी है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताएंगे जो आपका है ना शिवनाथ नदी है उसकी कुल लंबाई बताएंगे, और उसका है ना उद्गम स्थल बताएंगे। ऐसे ऐसे चीज़ आपको करने पड़ेंगे। तो उसका फिर कह रहा हूँ उद्गम स्थल और उसकी कुल लंबाई मेरे पास है ना, मतलब कमेंट करके आप बताएंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। इसको करने से पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हाँ इसका सही आंसर हो गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो तीरथगढ़ है, ठीक है, वो किस नदी पर स्थित है, ऐसे आपको पूछे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है कोटली जलप्रपात किस नदी में स्थित है। क्या कोटली, तो कोटली जलप्रपात आपको याद रखना है, ये कन्हार नदी में स्थित है। और यहाँ पे कुछ कुछ और बताता हूँ। रिहंद नदी में रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। याद यहीं से करते जाएंगे, अलग से क्वेश्चन है ना 1-2 ही मिलेंगे जलप्रपात से रिलेटेड, यहाँ मैं बताते चल रहा हूँ, जो कि सूरजपुर में स्थित है। चनान नदी पर पवई जलप्रपात स्थित है, आपने पढ़ा होगा, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है। कोटली जलप्रपात भी बलरामपुर जिले में स्थित है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, कोटली जलप्रपात कन्हार नदी पर है। रिहंद नदी पर रक्सगंडा जलप्रपात हो जाता है, जो कि सूरजपुर में स्थित है। फिर कह रहा हूँ मुनगा बहार नदी पे है ना, ठीक, मुनगा बहार वाला तो हो गया आपका तीरथगढ़ है। चनान नदी पे आप याद रखेंगे, चनान नदी पे पवई जलप्रपात स्थित है, जो कि बलरामपुर में स्थित है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताएंगे सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पास टेस्ट के लिए आ गए हैं, ये दोनों का है ना, आप कमेंट करके बताएंगे। जलप्रपातों के संबंध में असत्य कौन सा है, देखेंगे। जो 7 धारा जलप्रपात है, फेमस जलप्रपातों के नाम मैंने लाया है, आपको पूछे जा सकते हैं। ये बीजापुर में है। हांदावाड़ा जलप्रपात, ठीक है, ये नारायणपुर में है। चर्रेमर्रे जलप्रपात कोंडागांव में है, और गोदना जलप्रपात गरियाबंद में है। लेकिन इसमें असत्य कौन सा है, तो तीसरा नंबर का जो चर्रेमर्रे जलप्रपात है, ये कोंडागांव में नहीं है। ये कहाँ पे, ये कांकेर में है। तो चर्रेमर्रे जलप्रपात एक कांकेर में, कांकेर में एक और जलप्रपात लिख लेंगे, जो कि आपका पिंजरडीन हो जाएगा। तो पिंजरडीन, चर्रेमर्रे और एक और है मलांच कुंडम, जिसको मलांच कुडुम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जलप्रपात आपको कांकेर में याद रखनी है। गोदना जलप्रपात IMP है, इसको स्टार कर लेना। गरियाबंद ये पूछे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, अब देखेंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले तो इसकी संख्या आपको याद होनी चाहिए कि 3 अपने पास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। सबसे प्रथम आपको बोले तो इंद्रावती हो जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का, ठीक बात है। उसके बाद आपको याद रखना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है।
इसके ईयर आप एक बार देख लेंगे। जैसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1981 में बना था। कब बना था? 1981 में बना था। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1978 में बना था। ठीक है, 1978 में बना था। और कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 22 जुलाई 1982 को बना था। इसलिए जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। इसके लोकेशन भी आपको याद रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है, ऐसे भी पूछ ले। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर में है। और वहीं पे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और फिर आपके सूरजपुर है ना, इसमें जो है फैला हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको भी आपको देखना होगा। देखेंगे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1441 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सबसे छोटा कांगेर घाटी हो जाएगा, पूछ ले, या फिर क्रम से जमाने बोल ले तो इसको भी आप क्रम में जमा सकते हैं। ठीक है, 200 स्क्वायर किलोमीटर में, और ये 1200 है ना 58 स्क्वायर किलोमीटर आसपास किसका हो जाएगा? इंद्रावती का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नेशनल पार्क को कब टाइगर रिजर्व है ना घोषित किया गया है? तो ये 2009 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखना है। इसमें एकमात्र जो गेम सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में वो कुटरू है ना, कुटरू गेम सेंचुरी है, जो कि इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। सर्वाधिक बाघ भी आपको बोले, अच्छा याद रखना, सर्वाधिक जो बाघ है, बाघ की संख्या कभी कभी पूछा जाता है, जो कि गुरु घासीदास है ना, और आपको याद रखना नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, इसमें जो है सर्वाधिक बाघ की संख्या है। प्राचीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसको देखना है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले कौन सा बना था, तो ये सीता नदी है ना, इसको आपको याद रखना है। सीता नदी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, जो कि आपके धमतरी का है। ठीक है, इसको याद रखना है, जो कि सबसे प्राचीनतम अभ्यारण्य है, ये 1974 में बना था। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो याद रखना है सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य हो जाएगा वो तमोर पिंगला है। कौन सा है? तमोर पिंगला है, जो कि 608 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे कुछ देखते हैं। आपको पूछे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको भोरम देव का नाम याद रखना है, जो कि 2001 में बना था, सुन के आप लिखेंगे। और सर्वाधिक बाघ कौन से अभ्यारण्य पाया जाता है, तो अचानक मार हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे तो जो है आपका काम बन जाएगा। कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ। जो अभ्यारण्य है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है ये पूछ ले, तो जैसे उदंती आपको पूछ ले तो गरिया बंद है। कुछ बता देता हूँ, हो सकता है आपको है ना जिला पूछ ले तो आपसे बनाते बनना चाहिए। और जो तमोर पिंगला है ये सूरजपुर में, सीता नदी जैसा कि मैंने कहा कि धमतरी में है, और पामेड़ ठीक है ये बीजापुर में, और साथ में बीजापुर में भैरमगढ़ भी है। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य, ये दोनों बीजापुर से संबंधित है। इसका आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? हाल ही में बना है जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इस प्रदेश का नवीनतम हो जाएगा है ना, नवीनतम टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कि 2000 है ना, ये 24 इसके लिए ईयर आपको याद रखना है। और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय है ना, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाता है। तो ये प्रदेश का सबसे बड़ा है ना टाइगर रिजर्व है, इसको ध्यान रखना है। और भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चौथा हो जाएगा, भारत का 56वां हो जाएगा, और भारत का तीसरा बड़ा है ना आपका टाइगर रिजर्व हो जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है। जो अचानक मार है याद रखना है आपको, ये 2009 में बना था। ठीक है, इंद्रावती ये भी 2009 में बना था। उदंती प्लस सीता नदी है ना, एक साथ है, आपको याद रखना है, ये भी 2009 में बना था। और इसके लिए आपको 2024 याद रखना होगा। भारत का सबसे बड़ा आपको याद रखना है जो है ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा, वो नागार्जुन सागर है, जो श्रीशैलम है। इसको आपको ध्यान रखना है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ठीक है टाइगर रिजर्व हो जाएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, या फिर गुरु घासीदास तमोर पिंगला है ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा था। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा आपको वन वृत्त पूछे, आपने जितना भी पढ़ा है ना सबको मैं रिवाइज कर देता हूँ। वो बिलासपुर है। ठीक है, और पक्षी विहार आपको पूछे पहला, वो गिधवा जो कि बेमेतरा में है। और बायोस्फीयर रिजर्व आपको बोले तो अचानक मार में है। ठीक है, ये चीज़ें आपने है ना पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन की आपको पहचान करना है। BNC मिल का नाम परिवर्तन कब हुआ था? ठीक है, तो पहले जो है CP मिल की तरह है ना, या फिर CP मिल के नाम से जो है स्थापित हुआ था। जिसको आपको ध्यान में आपको देना है, जो कि है ना आपको याद रखना है J.K. मैकफेथ कंपनी के द्वारा यह जो है बनाया गया था पहले, जिसको 1897 में जाके ठीक है BNC मिल करा गया। छत्तीसगढ़ में 4 शक्कर उद्योग है। आगे चल कर मैं बताता हूँ। राज्य का सबसे प्रथम शक्कर कारखाना इस सूरजपुर में है। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्री बलौदाबाजार में। तो ये आपका सही है, ये भी आपका सत्य है, और पहला वाला भी सत्य है। लेकिन इसका जो गलत आंसर था वो तीसरा था, अगर आपने पकड़ पाया होगा तो। ये आपका गलत आंसर है, जो कि राज्य का प्रथम शक्कर खाना ये सूरजपुर में नहीं है। तो अब सवाल उठता है, जो प्रथम शक्कर खाना है ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है वो भोरम देव है। लेकिन ये क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शक्कर कारखाना जो करकाभाट बालोद में है? ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो करकाभाट जो बालोद में है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना। ये करकाभाट बालोद में है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में आया था कि राज्य का प्रथम जो शक्कर कारखाना है वो सूरजपुर में। ऐसा नहीं है, ये कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है रामहे। ठीक है, कहाँ पे?
रामेपुर कवर्धा इसमें है, क्योंकि जो प्रथम शक्कर कारखाना होता है वो भोरम देव शक्कर कारखाना है जो कि रामेपुर कवर्धा में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। इसका माँ दंतेश्वरी है ना इस क्वेश्चन का आंसर, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ी सी ही करेंगे। जो कि भोरम देव शक्कर कारखाना है राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना हो जाता है। और महामाया शक्कर जो कारखाना है ये केरता सूरजपुर में, भोरम देव को मैंने बता दिया, रामेपुर कवर्धा। और माँ दंतेश्वरी अभी अभी हमने देखा ये आपका करका भाठा बालोद में। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ जो शक्कर कारखाना है विशेषरा ग्राम कवर्धा में। तो 4 शक्कर कारखाना अपने पास आते हैं। ठीक है, कोसा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये बस्तर में है, इसको आपको ध्यान रखना है। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में। एक आपको राज्य का एकमात्र है ना कत्था उद्योग मिलेगा, एकमात्र कत्था उद्योग जो कि सरगुजा में। कहाँ पे? सरगुजा में, जिसका नाम क्या हो जाएगा? सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर। ठीक है, ये नाम आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान में आ रहा होगा। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 2001। कब हो जाएगा? 20 जुलाई 2001 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय रायपुर में है। ठीक है, मतलब ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो रायपुर में है, आपको ध्यान में रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बांस कला केंद्र है ना, ये कहाँ पे है? तो याद रखना है ये कहाँ पे है। ठीक है, ये जगदलपुर में। कहाँ पे? जगदलपुर में है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। एमपी है। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसको आपको देखना है। इसको आपको CSI, ठीक, CSIDC इस शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकता है। CSIDC की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 2001 आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय रायपुर में। अगर CSIDC मतलब वो है ना, आपको पूछ सकता है कि भाई छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, तो डायरेक्ट आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। नोट करके यहाँ पे लिखेंगे 6वीं औद्योगिक नीति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। औद्योगिक नीति जो कि 1 नवंबर, सुन के ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे, 2024 से, सीधा 24 लिख रहा हूँ, 31 मार्च, ठीक है, 2030 तक। ठीक है, ये 6वीं औद्योगिक नीति है। महिला औद्योगिक या फिर महिला उद्यमिता नीति, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महिला उद्यमिता, ठीक है, नीति, इसको भी आप लिख लेंगे सुन के। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है। ठीक है, ये 2 नीति आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपका बहुत अच्छा से रिवाइज हो रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन हम लोग ऐड करके रखे हैं। प्रदेश में एकीकृत अधोसंरचना केंद्र कितने हैं? तो अपने पास 9 एकीकृत है ना, IIDC इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अधोसंरचना विकास केंद्र अपने पास आते हैं। अब इनके नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखेंगे कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ, आपको याद रखना है। पहले नयन और लखन एक साथ याद रखना है, नयन लखन। ठीक है, उसके बाद आपको हटक से याद रखना है, हटक। तो हटक से आपको याद आ जाएगा, हा से हरिन छपरा हो जाएगा, टा से टेकनार, का से काय, है ना, ये कापन है, ये कायन हो गया, इसको कापन लिख लेना। ठीक है, तो हटक से आपको याद हो जाएगा 3 चीज़ें। शुरू में लखन नयन से याद हो जाएगा। बीरकोनी और महुआ आपका हो जाएगा महुआ पाली। तो कोनी और पाली से आपको याद रख लेना है अगला जो है, तो बीरकोनी और महुआ पाली हो जाएगा। ठीक है, और परसगढ़ी और खमरिया इसको स्वतंत्र रूप से आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार आपके पास 9 IIDC याद हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर। अब यहाँ से आपके फैक्ट्स, आपके एग्जाम में फैक्ट्स पूछे ना पूछे, लेकिन मैंने है ना इकोनॉमिक कवर करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ डाटा मैंने डाल दिया। ये PSC के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पूछे ना पूछे एक बार इसको सरसरी तौर पे देख लेना। ठीक है, उसके बाद जितने और क्वेश्चंस हैं आगे, आप जनजातीय क्वेश्चंस करने वाले हैं, इतिहास क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, वो सब चीज़ पे आपका फोकस जो है रहने वाला है। तो ये आपका जो है ना डाटा से रिलेटेड है, एक बार देखने की कोशिश करना। छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर स्थिर कीमतों पर, ठीक है, 7.51% है। ये वर्तमान लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण का है, इसलिए मैं यहाँ पे ईयर नहीं लिखा हूँ, है ना, आप जान ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों पर GSDP में कृषि क्षेत्र का अनुमानित वृद्धि दर कितना है? ठीक, तो इसको याद रखना है 5.38% है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप याद करना चाहो, ठीक है, भले आप इसकी भले कर लेंगे, आपके क्वेश्चन में पूछे ना पूछे, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि कृषि क्षेत्र का ये हो जाएगा आपको 5.38% हो जाएगा, और वहीं पे 6.92% आपको बोले तो उद्योग क्षेत्र हो जाता है, और 8.54 आपको बोले वो सेवा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, जनगणना 2011 अनुसार कुल साक्षरता दर, ये भले आपको पूछ सकता है। तो याद रखना 2011 के अनुसार जो है ना वो 70.28% है। ठीक है, और 2025 में वर्तमान में 75.08% है। लेकिन आपको जनगणना के हिसाब से पूछेगा, 2011 के अनुसार आपको पूछे तो आपको याद रखना है 70.28% है। और इसमें जो सर्वाधिक आपको पूछे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, तो दुर्ग में, भले 2025 का भी बोले या फिर पहले का भी बोले, दुर्ग ही रहता है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम सुकमा रहता है।
ठीक है, अभी भी वही है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अपने पास दुर्ग आ जाता है, ठीक है, 70.28% आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, छत्तीसगढ़ का कुल लिंग अनुपात कितना है? यदि हम लोग जनगणना के हिसाब से देखें तो 991 इसको ध्यान में रखना है। लिंग अनुपात मतलब प्रत्येक 1000 में, है ना, महिलाओं की संख्या, प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। वर्तमान में 994 हो गया है, ठीक है। 2025 में यदि हम लोग आंकड़ा उठाएं तो 994 आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो है ना कुछ ऑथेंटिक ही पूछेगा, याद रखना 991। इसमें सर्वाधिक कोंडागांव आ जाता है, ठीक है, और सबसे कम में रायपुर है, ठीक है, जो आपके 991 वाला में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रतियुक्ति हो गया, ये व्यक्ति है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला देखना, है ना, आपका हो जाएगा 1,07,000, ठीक है, 327, और ये आपका स्थिर कीमतों पर है, ठीक है। और प्रचलित में भी कभी कभी पूछा जाता है तो 1,62,870 याद रखना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, स्थिर कीमतों पर पूछा है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कुल कृषक परिवार कितना है? 40.10 लाख, मतलब 40,10,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपके पास, निम्न में से कौन सा जैविक जिला नहीं है? तो जैविक जिला अपने पास 5 होते हैं, याद रखना, एक सुकमा है, एक बीजापुर है, एक दंतेवाड़ा है, कांकेर जैविक जिला नहीं होता। प्लस करके आपको लिखना है, एक नारायणपुर और एक है आपका, है ना, गरियाबंद। तो आपको याद रखना है 5 अपने पास जैविक जिला है, सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, ठीक है, और साथ में नारायणपुर है और गरियाबंद है। 5 जैविक जिला छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उत्पादन का सही क्रम क्या होगा? एक बार आप इसको देख लेना है, जैसे धान, मक्का, चना, गेहूं, लाख, ठीक है। तो लाख तिवड़ा यहाँ पे आप लिख लेंगे एक साथ। तो ये धान, मक्का, ठीक है, आपको याद रखना DMC GL, मतलब आपको देखेंगे, आप देखेंगे तो DM जुड़ रहा है एक ठो, आपको एक CG जुड़ रहा है, छत्तीसगढ़ वाले हो, याद हो जाएगा। तो DM CG, ठीक है, धान, मक्का, है ना, CG से आप कर लेंगे तो चना, गेहूँ हो जाता है और लाख हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र फल में अग्रणी जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में जो अग्रणी जिला है वो महासमुंद है। कौन सा हो जाएगा आपका? महासमुंद हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लेना, जो सर्वाधिक उत्पादन आपको बोले, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन आपको बोले तो अनाज में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ है? तो धान का हुआ है। इसको ध्यान में आपको रखना है। आपको दलहन में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ है बोले तो चना का हो जाएगा। और तिलहन में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ है ये आपको बोले तो मूंगफली है, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में एक बार रख लेना है। ये क्वेश्चन आपको हो गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन की आपको पहचान करना है, ठीक है। प्रदेश का कुल सृजित सिंचाई क्षमता है, ठीक, पूछा जाता है। ये 21.76 लाख हेक्टेयर है, ठीक। प्रदेश का कुल सिंचाई परसेंट है ये, और उससे भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 39.27% है। सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई संसाधन जो है ये भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है, नहर एवं जलाशय। तो उपरोक्त सभी इसका सत्य कथन हो जाएगा। अगला वर्ष 2023-24 में खनिज से प्राप्त खनिज राजस्व, है ना, ये आय कितना है? एक बार भले आप स्किप कर सकते हो, आपके एग्जाम के लिए, यदि आप PSC और, है ना, कुछ और एग्जाम के लिए देख रहे हो तो वो पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है 2-3 क्वेश्चन एक एक खंड से पूछे जाने हैं, तो इतना डीप हो जाएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए इसको एक बार जो है आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो 12,795, ठीक, क्या 12,795, इसको आपको ध्यान में रखना है, 1 करोड़ में, है ना। तो कुल राजस्व का 27% राजस्व, एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना, कुल राजस्व का जो 27% राजस्व है एक खनिजों के दोहन से आता है। याद रहे ना रहे, है ना, एक बार आप सरसरी तौर पर इसको पढ़ लेना, ठीक, देख लेना। छत्तीसगढ़, है ना, विकास निगम CMDC, छत्तीसगढ़ विकास निगम, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका मतलब ये होता है CMDC। इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्टार कर लेना। 7 जून 2001, कब? 7 जून 2001 हो जाएगा। खनिज उत्पादन आधार पर, ठीक, छत्तीसगढ़ का देश में स्थान क्या है? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है, यहाँ से चालू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कुछ डाटा भले आपको पूछना पूछे। तो खनिज उत्पादन आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में स्थान आपको देखना है, तो वो तीसरा हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप, है ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कि 2023 है, 2024 में, इसमें हम लोग 2nd नंबर पे थे। तो खनिज उत्पादन आधार पे हम लोग 2nd नंबर पे थे जब 2023-24 था। लेकिन वर्तमान में एक डाटा है, आर्थिक सर्वेक्षण में आपका लिखा हुआ है 2024-25 में तीसरे नंबर पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो कौन से ईयर पूछता है उसके हिसाब से आपको जाना है। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, छत्तीसगढ़, ठीक है, कॉपर लिमिटेड, इसको CCL से भी आपको पूछ सकता है। ध्यान में आपको रखना है 21 मई 2018 है। कब है? 21 मई 2018, यहाँ डेट आपको ध्यान में रखना है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान। अच्छा, यहाँ पे एक बार, है ना, एक चीज़ करेक्ट कर लेंगे, जो आपका 20 मई में टच हो गया है ना,
याद रखना 21 मई 2018 है। मैंने बोला 21 मई है और टिक जो है ना दूसरे को कर दिया था, तो ये आपको याद रखना है 21 मई 2018 है। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान कितना है, ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान है 20 है ना, आपको याद रखना है 20.73%, 20.73% ये कोयला का है। यदि आपको लोहा का पूछता, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ ताकि कुछ चीज़ और बताना, इसका सही आंसर यहाँ है। यदि आपको लौह का पूछता, याद रखना है, तो 16.64% है। ये दोनों कम से कम आपको याद होना चाहिए। इस उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है भारत में, हम लोग जो है 20.73% का योगदान देते हैं भारत में, भारत के उत्पादन का। और भारत के उत्पादन का जो लौह एस का उत्पादन का है वो छत्तीसगढ़ से आप देखेंगे तो 16.64% का हम लोग योगदान देते हैं। और टीन में तो 100% आपको याद रखना है, ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ के स्थान के संबंध में सत्य कौन सा है, ठीक है, सत्य कौन सा है इसको देखना है। जैसे कोयला उत्पादन में जो है आपको याद रखना है, खनिज उत्पादन है, इसमें छत्तीसगढ़ के स्थान देख रहे हैं, तो कोयला उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं भारत में, लोहा उत्पादन में हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, टीन उत्पादन में सबसे ज़्यादा है आपका, है ना, आपको पता है। तो उपरोक्त सभी ये तीनों पूछे जाते हैं, है ना, इसको आप स्टार कर लेना, इसके स्थान आपको पूछे जा सकते हैं। असत्य कथन की आपको पहचान करना है, छत्तीसगढ़ में गेवरा दीपका कोल क्षेत्र है कोरबा में। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो गेवरा आप देखते हो, कोल क्षेत्र देखते हो, दीपका कोल क्षेत्र देखते हो, है ना, कुसमुंडा है एक, कुसमुंडा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन गेवरा और दीपका एक कोल क्षेत्र आपको देखना है, ये कोरबा में। SECL जो कि आपके कोल है ना खनन से जुड़ती एक कंपनी है, SECL साउथ ईस्टर्न कोल है ना फील्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना आपको पता होगा 1885 में हुई थी, ठीक है, जो कि कहाँ पे आपका है ना, इसका मुख्यालय बिलासपुर में, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये 1985 एक्चुअल में 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, 1885 मत करना, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला आपका जो लाइन था वो है आपका, ठीक है, एक बार इसको मिटा लूँ मैं, ठीक, कोयला गुड़वाना चट्टान में पाया जाता है। तो गुड़वाना चट्टान आप देखेंगे, गुड़वाना शैल समूह के अंतर्गत मुख्य खनिज कोयला होता है। तो जहाँ जहाँ गुड़वाना चट्टान है वहाँ पे कोयला पाया जाता है, क्योंकि इसका निर्माण ही जो है ना आपको पता है पेड़ पौधों के है ना युगों से दबने से होता है, इसलिए इसमें कोयला पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये इसका गलत हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में एंथ्रासाइट प्रकार का नहीं, बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस इसको लिख लेंगे, प्रकार का कोयला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। निम्न में से किस प्रकार का लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का जो है लौह अयस्क पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट है, या फिर हेमेटाइट है, फिर लिमोनाइट है। तो हेमेटाइट प्रकार का अपने पास है ना मुख्यतः रूप से कोयला, ठीक है, लौह अयस्क पाया जाता है। ये लौह अयस्क है, आपको याद रखना, लौह अयस्क पाया जाता है। और कोयले में आपको बिटुमिनस मैंने बताया था, उसको आपको ध्यान में रख लेना है। राज्य का सबसे बड़ा लौह उत्पादन जिला कौन सा है? तो दंतेवाड़ा है ना, नो डाउट आप सबको इससे परिचित होंगे। तो प्रमुख लौह क्षेत्र मैं आपको कुछ बता देता हूँ। दंतेवाड़ा आप देखेंगे, दंतेवाड़ा में जो आपका है ना बैलाडीला की पहाड़ी है, बालोद के अंतर्गत हम लोग दल्ली राजहरक पहाड़ी देखते हैं, कांकेर में हम लोग रावघाट देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको पूछ ले, एक बार आपको याद रख लेनी है, ठीक। अगले क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे बस एक चीज़ आपको सुधार करनी होगी, जो कि जनगणना लिखा है ना, ये जनसंख्या है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा यहाँ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर 11 जुलाई हो जाएगा। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब पार कर जाती है, इसलिए जो है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। असत्य कथन की पहचान करना है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 को होती है। इस समय लॉर्ड मेयो थे, आपको ध्यान में रखना है। भारत में नियमित जनगणना है ना, उसके बाद जो 10 साल के अंतराल में होता है, 1881 से स्टार्ट होता है। इस समय लॉर्ड रिपन थे। भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में लाया था, और इस प्रकार राष्ट्र में है ना, मतलब विश्व में यह प्रथम राष्ट्र बन जाता है, ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम लाने वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255 या फिर 245 198 लिखा हुआ है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा, आपको गलत चुनना था। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255 198 है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये टेस्ट आपके लिए हो जाएगा लास्ट में, है ना, मतलब बीच बीच में टेस्ट भी लूँगा, लास्ट में भी रहेगा। तो याद रखना है आपको, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 255 198, 2,55,45,198 है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टेस्ट में क्वेश्चन जरूर रहेंगे तो आपको आंसर करनी होगी। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, परसेंटेज कितनी है, इसको आपको पहले देखना है, ठीक। तो इसका सही आंसर 30.62% है। 78,22,902 ये जो है छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना, जो मैं बता रहा हूँ आपको याद होने चाहिए। भारत की जनसंख्या कितनी है ना, भारत की जनसंख्या का कितनी परसेंट
छत्तीसगढ़ में जनसंख्या निवास करती है। मतलब भारत की जितनी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में है, तो 2.11% है। और यहीं पे आपको क्षेत्रफल बोले, है ना, भौगोलिक आधार पे आप देखेंगे तो 4.11% हो जाता है। और जनसंख्या के आधार पे हम लोग 16वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है? आपको याद रखना है रायपुर में। और हर जगह मैंने क्या नहीं लिखा है ना, जनगणना 2011, जनगणना 2011 अनुसार, ऐसा मैंने नहीं लिखा है। आपको पता है जनगणना आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है, तो 2011 की जनगणना आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके एमपी क्वेश्चन मैंने लाया है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको रायपुर ध्यान में रखना है, वो 27 जिले बोले, 18 जिले बोले, है ना, जो भी बोले, रायपुर में सर्वाधिक है, ठीक। और इसके बाद दुर्ग आता है, उसके बाद बिलासपुर है, सीक्वेंस भी आप देखेंगे, है ना, तो ये 18 जिलों के हिसाब से हो जाता है। और यहीं पे इसमें आप बिलासपुर रख देते हो और नीचे उसके बाद दुर्ग करके ऊपर रायपुर, तो 18 मतलब आपका हो जाएगा 27 जिले के अनुसार जो है हो जाता है। सबसे कम जनसंख्या पूछे नारायणपुर, आपको याद रखना है। असत्य कथन के आपको यहाँ पे फिर से पहचान करनी है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, है ना, रायपुर और दुर्ग अपने पास 2 ही है। अनुसूचित जनजाति का लिंग अनुपात, मोस्ट IMP, इसको आपको स्टार कर लेना है, 1020 है। लिंग अनुपात समझते हैं, ठीक है। लिंग अनुपात मतलब क्या होता है, 1000 पुरुषों में, है ना, महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक। तो लिंगानुपात है, तो जनजातियों में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, ठीक। 1020 जो लिंगानुपात है दर्शाती है। सर्वाधिक ST लिंगानुपात दंतेवाड़ा में, मतलब जो जनजाति लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात आप देखते हो तो दंतेवाड़ा जिला में। महिला साक्षरता दर, ये ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, आपको याद रखना है, सिर्फ ये जनजातियों की नहीं है। तो महिला साक्षरता दर 80.27% है, जो कि गलत है और आपको गलत चुनना था, ठीक। तो महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? सबसे पहले आपको याद रखना है 70.28% ये ओवरऑल छत्तीसगढ़ की है ना साक्षरता दर है। आपको बाद में पूछूंगा और इसके पहले भी मैं बताया हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको याद रखना है इसमें महिला, है ना, महिला करेगा, इसमें पुरुष करेगा। पुरुष का इसमें 80.27% है और वहीं पे महिला देखोगे तो 60.24% है, ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अब यहाँ पे आपको कमेंट करना है सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में, ठीक है, क्योंकि इसको पहले मैंने आपको बताया। अगला है, ये भी आपको कमेंट करना है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, है ना, ये संख्या लिखा है, ये जनसंख्या कर लेना कितनी है। ये दो आपके लिए टेस्ट है और तुरंत इसको जो है आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तुरंत उसको पहले कमेंट करना, फिर अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलूँगा, तो उसको आप पहले कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन में उसका आंसर मिल जाएगा तो कोई मतलब नहीं देगा। टेस्ट की तरह आपको देने होंगे। जनजाति लिंगानुपात 1020 है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या गोंड की है छत्तीसगढ़ में, तो गोंड, कंवर, उरांव, हलबा, ये लगातार इसको लिख लो, गोंड, कंवर, उरांव, हलबा, ये लगातार आपको लिख लेना है ना, जनसंख्या जो टॉप 4 है। जनजाति की कुल जनसंख्या 78,22,902 है, ठीक है। क्या आपने टेस्ट दिया तो आंसर किया है इसके पहले? ये भी एक आपके लिए सवाल रहेगा, तो आपको टेस्ट देते रहना जो बीच में मैं पूछूंगा। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या नारायणपुर में है, ये इसका गलत हो जाएगा। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या ये जसपुर में है, लिख लो, जसपुर में है। और सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत में जनसंख्या, है ना, जनसंख्या परसेंट आपको बोले तो सुकमा हो जाता है। 2 फैक्ट्स लिख लो, सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या जसपुर में है, प्रतिशत में सबसे अधिक सुकमा में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुल संसदीय सीट कितनी है? अपने पास कुल संसदीय सीट 11 है। संसदीय सीट मतलब है ना, जो लोकसभा कितनी है और राज्यसभा कितनी है, दोनों को मिला के अपने पास 11 है। राज्यसभा अपने पास, है ना, लोकसभा अपने पास 5 है, राज्यसभा अपने पास 11 है, ठीक है। इसका आरक्षण पर नहीं जा रहा हूँ, जैसे आरक्षण भी देखेंगे तो 6 अनरिजर्व्ड हो जाता है, उसके बाद आरक्षण देखेंगे तो 4 ST के लिए हो जाता है, 1 SC के लिए हो जाता है, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ से कौन मंत्री हैं अभी? तो तोखन साहू जी हैं, ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि बिलासपुर से है। कौन से मंत्री है इसको बताना, तो राज्य मंत्री है। टोटल इनका है ना, आप मुझे डिटेल में, है ना, कमेंट कर सकते हैं यदि आपको पता हो, नहीं तो उतने में काम चल जाएगा, मंत्री पूछेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट कितनी है, ठीक है, तो अपने पास 90 है, आपको ध्यान में रखना है। 90 अपने पास विधानसभा सीट है, जिसमें से आप देखेंगे तो 29 ST के लिए है, 10 SC के लिए। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह है वर्तमान में। प्रोटेम स्पीकर राम विचार नेताम है, ठीक है, हालांकि ये जो है शुरू के लिए ही होता है इनका नियुक्ति, है ना, फिर वो शपथ दिलाते हैं सभी नवनिर्वाचित विधायकों को, उसके बाद इनका जो पद समाप्त हो जाता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहु विजय शर्मा है, इस बार 2 आपको याद रखना है। गृह मंत्री OP चौधरी नहीं है, ये तो वित्त मंत्री है ना, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आपको गृह मंत्री देखना है, ठीक है, अभी चेंज भी हुआ है ना कुछ चीज़ें, वो चीज़ देख लेना। तो गृह मंत्री आपको देखना है, ठीक है, तो गृह मंत्री में विजय शर्मा है, और ये आपको तो याद होना चाहिए, गृह एवं जेल मंत्री, ठीक है, क्योंकि आपका जो है ना पेपर जो आप देने जा रहे हो उसी से संबंधित है, मतलब हम पुलिस प्रशासन से संबंधित है, ठीक है, तो वो जो है उसके अंतर्गत आता है।
वर्तमान में कुल महिला विधायकों की संख्या 19 है, इसको आपको है ना याद रखनी होगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी का नाम आपको याद रखना है। तो प्रथम है ना आपको विधानसभा अध्यक्ष बोले तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हैं। तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष तुरंत कमेंट करेंगे, है ना, अभी तुरंत कमेंट करें वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, आपका कमेंट होना चाहिए। इस प्रकार से 3 हो गए आपके टेस्ट, ठीक है। प्रथम विधानसभा की अवधि है ना क्या थी, प्रथम विधानसभा की अवधि क्या थी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अटक रहा था कि अचानक से अवधि कैसे टाइप का आ गया। तो प्रथम विधानसभा की अवधि पूछ रहा है ये, ठीक, वर्तमान की नहीं है। तो प्रथम में एक्चुअल में 2000 से 2003 था इसको ध्यान आपको रखना है, ठीक है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मैंने रखा है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये कौन है, RS गर्ग हैं, WA शशांक है, HL दत्तू है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये WA शशांक ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश होता है। हालांकि प्रथम कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में हम लोग RS गर्ग को भी जानते हैं, ठीक है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपके पास रमेश सिन्हा जी का नाम है ना सामने आता है, उनको आपको ध्यान रखना है। राज्य की संवैधानिक एवं कार्यपालिका शक्ति, यहाँ पे 2 चीज़ मतलब प्रमुख, यहाँ पे 2 चीज़ आपको याद रखना है। यदि आपको राज्य के है ना संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख बोले, कार्यपालिकी प्रमुख, ठीक है, तो वो राज्यपाल हो जाते हैं। यदि आपको कार्यपालिका का है ना वास्तविक प्रमुख बोले तब कौन हो जाते हैं, CM हो जाते हैं। एक्चुअली जितने भी कार्यपालिकी शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल उसका प्रयोग जो है फिर आप कह सकते हो अधीनस्थों के माध्यम से करता है, ठीक है। तो उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे वो कार्य करते हैं। हालांकि ये सब मंत्रिपरिषद के द्वारा है ना जाते हैं, नाम उनका रहता है, ठीक है। तो उनका सर्वे सर्वा कौन होता है, फिर मुख्यमंत्री होता है, किसका, मंत्रिपरिषद का, इसको ध्यान में आपको रखना है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में ही आ गया। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होती हाँ मतलब होता है, होती बोल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना है। और वहीं पे अनुच्छेद 160 राज्य मंत्री, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद का ठीक उल्लेख करता है, ये आपका गलत है और आपको गलत ही चुनना था इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 163 ठीक। अगला आपके पास हो जाएगा प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, TS सिंहदेव का नाम है ना आपको नहीं भूलना है। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ये मुख्य सचिव होता है। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। नौकरशाही में सबसे सर्वोच्च पद आप बोलेंगे तो मुख्य सचिव का होता है, ठीक है। अगला मैं चलता हूँ, आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, सुनील खुजूर जी, ठीक, RP मंडल, अमिताभ जैन, इनको आपको ध्यान रखना वर्तमान में है ना मुख्य सचिव हो जाएंगे। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना होगा, वर्तमान में हमने तो देख लिया, लेकिन प्रथम आपको मुख्य सचिव बोले तो अरुण कुमार है ना, अरुण कुमार जी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में राज्यपाल का नाम क्या है ना, वर्तमान राज्यपाल कौन है ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। जेल विभाग का प्रमुख ये कौन होते हैं, ये महानिदेशक होते हैं। आपको है ना DGP यहाँ पे नहीं करना है ना, आपको याद रखना है महानिदेशक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है, ठीक। प्रदेश में विकास खंडों की संख्या 146 है और सबसे ज़्यादा विकास खंड वाला जो जिला होता है वो जसपुर हो जाएगा। ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पास, राज्य में कुल पुलिस थाने कितने हैं, ठीक है। तो अपने पास कुल पुलिस थानों की संख्या 514 हो जाती है। 514 अपने पास कुल पुलिस थाने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ 128 अपने पास पुलिस चौकियाँ, ठीक है। चौकी की संख्या आपको पूछे, पुलिस बल पूछे आपको तो 8000 है ना, ठीक है। आपको 82,051 ये आपको ध्यान में रखना है, कुल पुलिस बल है अपने पास, ठीक। मैं 8000 बोल रहा था। ये 514 अपने पास कुल पुलिस थाने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कुल कितने पुलिस रेंज में बांटा गया है, तो 7 पुलिस रेंज है टोटल। पुलिस रेंज कितना है, 7 पुलिस रेंज में बांटा गया है। ये 7 पुलिस रेंज के नाम आपको याद करने होंगे। अब कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। पहली बात तो 5 संभाग आपको याद होगा छत्तीसगढ़ का, है कि नहीं है। ऊपर से चालू करते हैं। एक है आपका सरगुजा, एक है आपका बिलासपुर, एक है आपका दुर्ग, एक है आपका रायपुर होता है, लेकिन रायपुर पहले मैं बस्तर लिख लेता हूँ। ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपके पास 3 है। एक 5वां संभाग कौन सा है, आपका रायपुर है। रायपुर को रायपुर शहरी लिख लो, रायपुर ग्रामीण लिख लो, ये रेंज है, ठीक। तो कितने हो गए, 4 और 2 6, और एक यहाँ पे जोड़ना है बस राजनांदगांव। राजनांदगांव को बस आपको याद रखना है, बाकी आपको तो ऐसे याद आ जाएगा। 5 संभाग याद हो गया, मतलब 6 रेंज याद हो गया आपको। रायपुर को बस 2 करने हैं ग्रामीण शहरी में, और एक आपको राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन आपके पास है, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय, ठीक है, ये रायपुर में।
प्रदेश में 5 है ना रेल पुलिस थाना है, इसको आपको ध्यान रखना। तो प्रदेश में कितने रेल पुलिस थाना है? 5 है। कौन कौन से यहाँ भी बता देता हूँ। रायपुर है, आपका बिलासपुर है, तो ये रायपुर बिलासपुर को आपको याद रखना है। इसके बाद आपको एक डभरा से याद रखना है। क्या? डभरा, डभरा से याद रखना है। डा से डोंगरगढ़ हो जाएगा, भा से भिलाई हो जाएगा और रा से रायगढ़ हो जाएगा, तो डभरा कर लेंगे, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। नक्सलवाद को पूर्णतः खत्म करने का लक्ष्य, इसके लिए डेडलाइन जो जारी किया गया है 31 मार्च 2026, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ महिला थाना नहीं है? पिछले मैंने पुलिस प्रशासन के बारे में एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने कहा था कि 3 महिला थाना है अपने पास, क्योंकि बहुत सारे आर्थिक सर्वेक्षण वाले मतलब वो करंट अफेयर्स वाले कुछ अलग अलग छापते हैं, जहाँ पर मेरे को 3 मिला था। ठीक है, 3 डाला था, उसको बस आपको करेक्ट एक जगह करनी है जाके। बिलासपुर में है, रायपुर में है, जगदलपुर में है, नहीं मतलब दुर्ग में है, जगदलपुर में नहीं है, तो ये 3 हो गए। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक आपको ध्यान रखना है, वो रहेगा सरगुजा। ठीक है, तो कहाँ पे? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और सरगुजा, ये 4 अपने पास है ना महिला पुलिस थाना आता है। सुभाष चंद्र बोस पुलिस थाना, मतलब सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये कहाँ पे है? ठीक है, तो ये चंदखुरी में। तो पहले एक क्वेश्चन मैंने कराया है, आपको मैं फिर कह दूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। वो ऑलरेडी 22-23 हज़ार लोगों ने देख चुका है ना। पुलिस प्रशासन वाला एक वीडियो है, जाके देख लेना। बहुत 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 IMP वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हालांकि यहाँ भी मैं IMP चीज़ों को वहाँ के IMP चीज़ों को करा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस मेरे को यहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसको भी आप जाना, डिटेल में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि पुलिस प्रशासन को आपको और डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी रायपुर में। तो जुनेजा, देव, गौतम याद हो जाएगा। वर्तमान में कौन हो जाएगा? देव। ठीक है, फर्स्ट में कौन हो जाएगा? मोहन। तो मोहन देव भी कर सकते हो याद करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। मोहन देव, मोहन फर्स्ट, देव लास्ट। ठीक, अगला मैं चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, सत्य मिलान नहीं है। मधेश्वर पहाड़, ये बिल्कुल सही है, जसपुर में। नागलोक, ये तपकरा है जिसको स्नेक पार्क कहा जाता है। खल्लारी माता मंदिर, ये रायपुर में है क्या? राजीव लोचन मंदिर, ये बिल्कुल गरियाबंद में है राजीव लोचन मंदिर। तो खल्लारी माता मंदिर कहाँ पे है, ये सवाल है। वो महासमुंद में है। ठीक, तो हम लोग अगले टॉपिक में फिर से कूद गए हैं ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम लोग पर्यटन है ना स्थल में चले गए हैं, और पर्यटन स्थल के लिए बता देता हूँ। जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में है ना कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़ाया है, जो पर्यटक स्थल है वो इसमें सब शामिल हो जाते हैं। जितने भी मैंने अभी आपको जलप्रपात पढ़ाया है, कुछ मंदिर के बारे में बताया है, अभी हम लोग इतिहास आएगा उसमें देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी संस्कृतियाँ आपकी समाहित हो गई, पर्यटन स्थल आपकी समाहित हो जाती हैं। ठीक, मंदिरों के नाम, जलप्रपात के नाम, कुछ जगह के नाम, गुफा के नाम, ये सब पर्यटक स्थल ही है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है स्पेशली पर्यटक स्थल पढ़ रहे हो, वो सब समाहित होते जाता है, आप पढ़ते जाते हैं। ठीक, तो कहाँ पे हम लोग थे? ये तो हो गया आपको क्वेश्चन, मैंने इसको बता दिया है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज को कहते हैं, लिख लो, बहुत आसान है, आपको पता था लेकिन लिख लो। ठीक, वाल्मीकि आश्रम, ये तुरतुरिया आपको याद रखना, बड़ौदा बाजार में। ठीक है, जिसको लव उसका जन्मस्थली कहते हैं। ये 2 पर्यटक स्थल और आप लिख लो। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं, देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा ठीक ताला गांव में। ताला गांव में देवरानी है ना जेठानी मंदिर है। रतनपुर के बारे में एक चीज़ यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, महामाया मंदिर। ठीक है, ये रतनपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को कहते हैं। और कितना पर्यटक स्थल बताओ? ठीक है, तो ये IMP चीज़ें हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं। सिगनपुर ठीक है की गुफा रायगढ़ है, इसकी खोज किसने किया? तो एंडरसन ने 1910 में की थी। कर्नल औसले वाला मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है, कर्नल औसले ने है ना किसकी खोज की है। ठीक, ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि मैंने है ना पढ़ाया इसको। सही सुमिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं? अच्छा, 2 चीज़ और मेरे को और बताना है ना। यहाँ पे देखना, एक है आपका कबरा पहाड़, ये पूछा जाता है कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? रायगढ़ में। मुझे कमेंट करके छाता पहाड़ बताना। ठीक नहीं, इसको बताते हैं बलौदा बाजार में। संख्या कितनी होती है लास्ट तक देखते हैं। ये आपके लिए टेस्ट है, रेंडमली टेस्ट कि ये बताओ वो बताओ। ठीक है, उतने कमेंट में आंसर आने चाहिए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ भाई, बड़े आराम से पढ़ता हूँ, और आपको रिप्लाई भी करता हूँ कि भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको प्रयास बहुत अच्छा रहा। तो सही सुमिलित नहीं है। कुटुमसर गुफा बस्तर में है, कैलाश गुफा बस्तर में है, तुलार गुफा बीजापुर में है, दंडक गुफा बस्तर में। तो सही सुमिलित ये आपका नहीं है, तुलार गुफा, ये दंतेवाड़ा में। अब छत्तीसगढ़ की जनजाति की हम लोग शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं? ठीक, AIMP आपके लिए हो सकता है। तो 42 प्रकार की जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, जो कि 161 उप समूह में बटी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके पास है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। और यहीं पर मैं आपको और बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से उसका क्रम क्या होगा। तो हो जाएगा आपका गोंड जनजाति, कंवर,
उरांव और हलबा, गोंड, कंवर, ठीक है, उरांव, हलबा, ये आपकी जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गोंड जनजाति की है ना, और ये सबसे बड़ी जनजाति भी हो जाती है, सबसे प्रमुख जनजाति छत्तीसगढ़ की, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। जनजाति संबंधित प्रावधान, है ना, आपको याद रखना है, उसके अनुच्छेद 342 है, इसमें दिया गया है, और इसको मैंने आपको 2-3 बार बता लिया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। 78,22,902 इनकी कुल जनसंख्या है, प्रतिशत में 30.62% है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 7 है। 5 ऐसी जनजाति है, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। आप देखेंगे तो पहाड़ी कोरवा है, बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझमाड़िया। पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझमाड़िया, ये आपको याद होनी चाहिए। और वहीं पर राज्य सरकार भी बोलते हैं कि नहीं भाई, हमारे 2 जनजाति पंडो और भुंजिया हैं, ये भी इन टर्म्स को, है ना, पूरा करते हैं, तो इनको भी जो है हम लोग, है ना, आप बोल सकते हो कि विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देते हैं। तो राज्य सरकार के द्वारा 2 है। इस प्रकार टोटल 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये नाम आपको याद रहेगा। तो इनमें से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, ऐसे बोलते बन जाएगा, मतलब उससे क्वेश्चन बनाते बन जाएगा। जनजातियों के पेय पदार्थ के संदर्भ में असत्य मिलान कौन सा है? ताड़ी का सेवन बैगा करते हैं, ये बहुत पुराना हो गया क्वेश्चन, है ना, पूछ ले तो देख लेना। हड़िया, इसका सेवन कोरवा के द्वारा किया जाता है। पेज, इसका प्रमुख पदार्थ पेज, है ना, जो कि प्रमुख पेय पदार्थ गोंड जनजाति का है। कोसमा उरांव है। इस जनजाति का घर रसोई, है ना, बंगला कहलाता है, ठीक है, लाल बंगला कहलाता है। किस जनजाति का रसोई घर लाल बंगला कहलाता है? भुंजिया है, ठीक है। जनजातियों एवं उनके कार्य से संबंधित असत्य सुमिलित है, कौन सा गलत है? कार्य संबंधित है। सबसे पहले लौह शिल्पकला, है ना, ये अगरिया इससे जुड़ते हैं। सेवा कार्य ये भत्रक द्वारा किया जाता है। भूमि खोदने कार्य ये कोरकू के द्वारा किया जाता है, कोरकू के द्वारा किया जाता है। और भत्रा सेवा कार्य है, लौह शिल्पकला अगरिया। फिर कह रहा हूँ, ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखनी है। सैन्य कार्य जो करते हैं वो कंवर है, कंवर जनजाति के लोग जो है सैन्य कार्य करते हैं, मतलब सैन्य कार्य से जुड़ते हैं, ठीक है। जनजातियाँ एवं उनके कार्य, ठीक, यहाँ पर मैं अलग से रख दिया हूँ। बाँस शिल्पकला एवं बाँस के बर्तन एक कंडरा, कमार, धनवार, बिरहोर, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य एक खैरवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैन्य कार्य एक कंवर जनजाति के द्वारा किया जाता है। झेला गोदना किस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर गुदवाती हैं, ठीक, तो आपको याद रखना है, जो आपकी बैगा जनजाति है, बैगा जनजाति की जो महिलाएं अपने शरीर पर गोदना गुदवाती हैं, उसी को झेला गोदना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास रहेगा गोदना संबंधित, ठीक है। ये झेला गोदना जो है ना, बैगा संबंधित है, याद रखना। तो यदि आपको गोदना संबंधित पूछे सबसे अधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है, तब आपको कमार याद रखना है। और वहीं पे गोदना प्रिय जनजाति आपको बोले तो बैगा है। तो सबसे ज़्यादा गोदना कौन गुदवाती है? कमार। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद कौन करती है? ठीक है, बैगा जनजाति। गोदना गोदने कार्य ये दोनों आपको याद रखना है, ओझा और बादी जनजाति। मुड़िया जनजाति का युवा गिरी किस नाम से जाना जाता है? ठीक ठीक, तो ये घोटुल हो जाएगा। ये 2 से ज़्यादा बनता है, घोटुल है और आपको धुमकुरिया है, ठीक है। ये दोनों से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धुमकुरिया का उरांव है, मतलब उरांव का धुमकुरिया है, ठीक है। उरांव जनजाति का युवागिरी धुमकुरिया है और बिरहोर का गितियोना है। तो ये 3 चीज़ आपको याद होना ही चाहिए, ठीक। उसके बाद आपके पास टाइम रहे तो, है ना, इसको देख लेना, है ना। अब घोटुल के देवता लिंगोपेन को कहते हैं। अगर ये मिटेगा बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको एक बार मिटाता हूँ, ठीक है। पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है, पुरुष प्रमुख को सिरेदार कहा जाता है, महिला सदस्य को मुटियारिन कहा जाता है, महिला प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। ज़्यादा क्या ही इसमें दिक्कत है? मुटियारिन भी तो आप सुनते रहते हो, ठीक है, गांव में तो हम लोग सुनते ही हैं। महिला सदस्य मुटियारिन है, ये चेलिक, है ना, थोड़ा सा नहीं सुनते, हालांकि सिरेदार थोड़ा सुनते हैं, ठीक। पुरुष प्रमुख सिरेदार है, महिला प्रमुख बेलोसा हम लोग नहीं सुनते हालांकि, लेकिन ये 2-3 चीज़ तो सुनते ही हो, याद हो जाएगा। कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो कूढ़ा होगा कहीं पे, हाँ ठीक, कूढ़ा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। कोरवा, यहाँ पे और कुछ है, मडुली है, ठीक है, और भोई है। ये भोई या फिर राजा, ठीक है, ये गोंड जनजाति का है। ये मडुली हालांकि मेरे को फिलहाल याद नहीं आ रहा है, करेक्ट करके बताऊँगा। ये पर्जा होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी इसकी तैयारी जो है टाइपिंग रात भर करवाई है, ठीक है, साइड में बैठ के टाइपिंग करते रहे, और इसकी तैयारी जो है मैं खुद साथ में किया हूँ, ताकि आपको मैं फ्लुएंट वे में पढ़ाऊँ, ठीक। तो अभी आप यकीन नहीं करेंगे 4:30 बज रहा है और रात भर इसकी मेहनत हुई और 4:30 बजे शूटिंग हो रहा है, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है। पूर्व जनजाति के प्रमुख देव या देवी कौन सी है? ठीक, एक खुड़िया रानी आपको ध्यान में रखना है। जनजातियों के प्रमुख देवी देवता एक बार देखना, एक कुरवा जनजाति की खुड़िया रानी है, उरांव का सरना देवी है, और वहीं पे बैगा का बूढ़ा देव है, मुड़िया का लिंगोपेन है,
ठीक है, ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। निम्न में से कौन सा विवाह गौड़ जनजाति में प्रचलित है? दूध लौटाओ यह बहुत बार पूछा जाता है, जिसको ममेरे फुफेरे भाई बहन का है ना विवाह कहा जाता है। तो इसमें जो गौड़ जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह अधिमान्य होता है, उसको दूध लौटाओ विवाह कहा जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ विवाह पे हम लोग देख लेंगे। जनजातियों में प्रचलित विवाह आपको देखनी है, ठीक। विनिमय विवाह ये बिरहोर में प्रचलित है, मैं बताऊँगा MP। ये ढोकू विवाह MP है पहाड़ी कोरवा का, दूध लौटाओ विवाह MP है गौड़ जनजाति का, खड़ौनी विवाह भी MP है, ठीक है। ये 3 विवाह आपको पढ़ देना है और एक लमसेना भी आपको देख लेना, ठीक है। तो ये 3-4 विवाह यहाँ से आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जनजातियों में प्रचलित विवाह, फिर यहाँ पे एक कांडाबरा विवाह अबूझमाड़िया में, हाँ भी ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद में रखना है। कांड का अर्थ तीर होता है और यहाँ एक कौमारी संस्कार होता है, मतलब है ना रजो दर्शन उम्र के पूर्व लड़कियों का जो विवाह है वो तीर से कराया जाता है, कांड से कराया जाता है। कांड का अर्थ तीर होता है, उसे कांडाबरा संस्कार कहा जाता है, जिसको हम लोग कौमारी संस्कार के रूप में है ना अबूझमाड़िया हम जानते हैं। अबूझमाड़िया जनजाति की जो स्थानांतरित कृषि है वो पेद्दा कहलाती है। क्या कहलाती है? पेद्दा कहलाती है। ये धारिया गौड़ जनजाति की है ना आपको याद रखना है। धारिया जो है गौड़ जनजाति की स्थानांतरित कृषि का नाम है। बेवार ये बैगा जनजाति का है और ये दाहिया आपको लिखना है कमार जनजाति का है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, क्या? दाहिया, कमार, बेवार, बैगा, पेद्दा, आपको अबूझमाड़िया हो जाएगा, धारिया, गौड़, ठीक। 3-4 चीज़ यहाँ से कवर होते हैं। मुड़िया निम्न में से कौन सी नृत्य करती है? ये सभी नृत्य IMP हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं। 4-5 ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या? मांदरी, कक्सार, घोटुलपाटा, गेड़ी नृत्य। ये नृत्य आपको याद में रखना है। जनजातियों के प्रमुख नृत्य, यहाँ कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे कि कक्सार है, ये अबूझमाड़िया जनजाति करती है। और यहीं पे आप फिर देखे होंगे कक्सार कहीं पे लिखा होगा, ठीक है, ये यहाँ पे 2nd नंबर पे देखेंगे। तो ये कक्सार और कक्साड़ में अंतर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बायसन हॉर्न ये IMP है, इसको आप स्टार कर लो, ये काफ़ी बार आपको पढ़ने के लिए भी मिलता होगा। बायसन हॉर्न, ठीक है, ये नृत्य माड़िया जनजाति करती है। उसके बाद अगला क्या है? परघौनी नृत्य बैगा करती है। सरहुल, तो ये बायसन हॉर्न IMP है, सरहुल आपके लिए IMP हो जाएगा। ये 2 यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ये उराव जनजाति है। दमनच कोरवा के द्वारा की जाती है, जो कि एक भयोत्पादक नृत्य होती है। अब पता नहीं कैसे करते हैं। मुड़िया जनजाति द्वारा निम्न में से कौन सा गीत नहीं गाया जाता? घोटुलपाटा रीलो गीत है, उपर्युक्त दोनों, या फिर लिंगोपाटा। तो मुड़िया जनजाति में जो है लिंगोपाटा नहीं गाया जाता। तो ये घोटुलपाटा है, ये मुड़िया जनजाति का है, मृत्यु के अवसर पर गाते हैं, और एक वीर गीत है। मतलब IMP चीज़ों को मैंने अलग से लिख दिया है। घोटुलपाटा आपको पूछ लें। धनकुल या फिर जगार गीत कह ले, ये भी IMP है, जो कि हल्बा और भत्रा के द्वारा गाया जाता है, हल्बी में गाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो लिंगोपाटा ये प्रधान के द्वारा गाया जाता है, और रिलो गीत ये भी मुड़िया के द्वारा। तो घोटुलपाटा और रिलो गीत, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ, मिल गया। घोटुलपाटा और रिलो गीत ये मुड़िया के द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसा होना था, मुड़िया जनजाति के द्वारा निम्न में से कौन सा गीत गाया जाता है, और आंसर करते उपयुक्त दोनों। लेकिन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा है ना नहीं गाया जाता, तो आंसर कर दे लिंगोपाटा, क्योंकि लिंगोपाटा किसके द्वारा गाया जा रहा है? प्रधान के द्वारा। IMP यहाँ पे 3 चीज़ें है ना, 2 चीज़ ज़्यादा IMP में, घोटुलपाटा और आपको है ना धनकुल या फिर जगार गीत। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ आपका। निम्न में से कौन सा नाट्य शिकार पर आधारित है? माओ पाटा ये एक शिकार नाट्य है। यहाँ पे आ जाओ, माओ पाटा शिकार नाट्य है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। भतरा नाट ये भतरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। खमस्वांग एक कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। दही कांगो, ठीक है, ये कृष्ण जन्माष्टमी किया जाता है, याद रखना, तो सभी सत्य है, ये आपके लिए एक नोट्स है। अगला है आपको घोंचा पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? माड़िया जनजाति लिख लो, ठीक है। घोंचा पर्व माड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उराव के द्वारा तो सरहुल त्यौहार मनाया जाएगा। गोड़ के द्वारा नवाखाई, तो नवाखानी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो माड़िया जनजाति है, उराव जनजाति है, गोड़, तो गोड़ जनजाति के द्वारा नवाखानी मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कर्मा पर्व एवं सरहुल पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार, फिर कह रहा हूँ ये आपका उराव जनजाति, इनके द्वारा जो है सरहुल त्यौहार कर्मा पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका तीज त्यौहार, यहाँ पे देख लो। गोड़ जनजाति के द्वारा ये नवाखानी है। मेघनाथ पर्व जैसे कि मैंने आपको बताया था माटी तिहार है। उराव के द्वारा सरहुल है। माड़िया के द्वारा घोंचा पर्व है, आषाढ़ माह में ये मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल और लिख दिए हैं। कोरवा ये कोरा है ना त्यौहार मनाया जाता है, फसल कटने पे मनाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे ढेर सा भी है, एक है ना, एक 5 साल मनाने वाला त्यौहार भी होगा उसमें।
बाली पर्व ये हलबा के द्वारा मनाया जाता है। बाली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ त्यौहार आप लिख लेंगे। ठीक, निम्न में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है? अब यहाँ पे देखेंगे ना सुशीर, ये देखो सुशीर और बांसुरी है, मोहरी है, सुलूड है, तोड़ी अकुम है, ये फूंक के बजाया जाता है। और एक घन देखेंगे ना तो ये थोड़ा आघात करके बजाया जाता है, जैसे ठोक के। घंटा, घंटी, मुयांग, मंजीरा। क्या मांदर है, बिरिया ढोल है, मुयांग है, तोड़ी। तो ये तोड़ी होना चाहिए क्या इसका? बिल्कुल, तोड़ी अकुम, ये तोड़ी आपको ध्यान रखना, फूंक के बजाने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दमुड़िया एंड देयर घोटुल की रचना वेरियर एल्विन ने की है। क्या? वेरियर एल्विन ने। एकदम आप देखेंगे तो परसेंट में ही रहता है। शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित है? ठीक, तो शहीद वीर नारायण सिंह, ठीक, ये बिंझवार जनजाति से संबंधित है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो शहीद वीर नारायण सिंह सही मैंने कहा बिंझवार जनजाति से संबंधित है। अबुझमाड़ी जनजाति से संबंधित शहीद गेंद सिंह है। गोंड जनजाति से संबंधित रानी दुर्गावती है। चेंद्रूराम मंडावी है ना, जिसको बस्तर का मोगली कहा जाता है, ठीक है, या फिर टाइगर किड कहा जाता है, ठीक, ये माड़िया जनजाति के हैं। और संत गहिरा गुरु एक कंवर जनजाति के हैं। अगला क्वेश्चन है, सलोजुड़ुम आंदोलन की शुरुआत ये 2005 में होता है। ये महेंद्र कर्मा जी के द्वारा किया जाता है। बस्तर के मोगली सही कहा मैंने, और टाइगर किड ये चेंद्रू मंडावी है। ठीक है, ये दोनों सत्य है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है, कुल जनजाति लिंगानुपात कितनी है? कमेंट करेंगे। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंग अनुपात कितना है? ये 992 है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? जसपुर में। ये हम लोग जनजाति की बात कर रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? जसपुर में। परसेंट में है ना 83%, ये सुकमा में है। हमने अभी भी पढ़ के आया, याद रखना है आपको। न्यूनतम बेमेतरा में, प्रतिशत में रायपुर। अगला है IMP फैक्ट्स, फिर मैंने आपके लिए रखा है। जनसंख्या कितना है? आपको इसको 5वां 6वां बार हो रहा होगा, भूलना नहीं है। भारत के जनजाति का जनसंख्या आपको याद रखना है। भारत की जनजाति के है ना, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो कितना परसेंट है? 6.2% है ना, इसको याद रखना। कुछ चीज़ें और देख लो। छत्तीसगढ़ की प्रमुख है ना, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति बोले, बड़ी जनजाति बोले, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति बोले। आंसर क्या हो जाएगा? गोंड। हलान गट्टा स्मृति स्तंभ माड़िया जनजाति से संबंधित है। विशेष विधि जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या बैगा का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासनकाल था। ये IMP है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि 1000 से 1741 ईस्वी। ये IMP है, मतलब 1000 में कलचुरी वंश स्थापित होती है। कलिंग राज इसके संस्थापक होते हैं। तो कलिंग राज इसका संस्थापक था, ये बिल्कुल सही है। इसकी आरंभिक राजधानी तुमाड़ थी। कलचुरियों की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। ठीक है, ये उपरोक्त सभी इसका सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कलिंग राज के बारे में संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो सही आंसर अमोदा ताम्रपत्र है। जो मैं बोलूँगा वो IMP हो जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुमाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? इसको ध्यान में रखना है। कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखो, कलिंग राज जब संस्थापक बने तो उसकी राजधानी थी तुमाड़। उसके बाद जो शासक आता है कमल राज, वो भी तुमाड़ से शासन करते हैं। उसके बाद जो एक शासक आता है, आपको याद रखना है, रत्नदेव प्रथम। ठीक है, वो भी तुमाड़ से शासन करते हैं। लेकिन 1050 ईस्वी में रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर शहर का निर्माण किया। देखो कितने अच्छे फैक्ट्स हैं। तो रतनपुर शहर का निर्माण किसने किया है? रत्नदेव प्रथम ने किया है। कब किया है? 1050 ईस्वी में किया है। और उसके बाद कहता है कि अब मैं राजधानी रतनपुर को बनाऊंगा। तो इसलिए तुमाड़ से जो शासन करने वाला अंतिम शासक हो जाता है रत्नदेव प्रथम। तो अब मुझे बताएंगे तुमाड़ से शासन करने वाले कितने शासक हुए? 3 शासक। कौन? कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम। ठीक है, उसके बाद रत्नदेव प्रथम जो है रतनपुर को अपना राजधानी बनाता है। ठीक, किस कलचुरी शासक ने उत्कल अभियान के दौरान गांगे देव को सैन्य सहायता पहुंचाई थी? बस इसका नाम याद रख लेना, कमल राज। और वापस आते समय एक वीर पुरुष को लाया था, साहिल्य, आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, रतनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इसको मुझे आप कमेंट करके तुरंत बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। रत्नदेव प्रथम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? आप देखें, मैं जो बोलूँगा उसको याद रखना। रतनपुर में अनेक तालाबों का निर्माण कराया। ठीक है, रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया। ये आपके लिए IMP हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। कोरबा में लाफागढ़ किले का निर्माण कराया। ये गलत है। इसका विवाह नौनल्ला देवी से हुआ था। नाम भी बड़ा अजीब है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, सेकंड लाइन, ये आपको याद होना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? रत्नदेव प्रथम ने। और कोरबा में लाफागढ़ किला का निर्माण ये पृथ्वीदेव प्रथम कराता है। देव प्रथम के बारे में असत्य कथन लिखना था। ठीक, तब ज़्यादा ये बेटर रहता। तो आप असत्य कथन पहचानते। कोरबा में लाफागढ़ किले का निर्माण इन्होंने नहीं कराया। तो कोरबा में जो लाफागढ़ किले का निर्माण है वो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है, सकल कौशलाधिपति,
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। पृथ्वीदेव प्रथम को, ठीक है, इसको IMP है ना, इसको याद रखना, ये IMP है आपके लिए। अगला, पृथ्वीदेव प्रथम को 21,000 ग्रामों को स्वामी कहते हैं। इन्होंने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया। देखो, विशाल तालाब का निर्माण बोले ना तो ये पृथ्वीदेव प्रथम आता है, और अनेक तालाब का निर्माण बोले, ठीक है, तब कौन सा आता है? रत्नदेव प्रथम आता है। इसको भी ध्यान रखना है। जाजलदेव प्रथम की राजधानी रतनपुर शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें आपको असत्य पहचानना है। तो जाजलदेव प्रथम की राजधानी है ना रतनपुर शिलालेख से प्राप्त होती है, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। असत्य कथन आपका इनमें से कोई नहीं है। IMP पूछा गया, छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव प्रथम को हराया था, ठीक है, तब ये जाजलदेव प्रथम आ जाएगा, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासकों में शामिल नहीं है, ये भी आपके लिए IMP है। जो IMP चीज़ ना मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जाजलदेव प्रथम ने स्वर्ण सिक्के चलाया, फिर रत्नदेव द्वितीय ने चलाया, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय ने चलाया। जाजलदेव द्वितीय यहाँ पे नहीं चलाते हैं, लेकिन इसके जगह पे कई शासक का नाम लिख सकता है वो। तो 3 चीज़ आपको याद होना चाहिए, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, ये तीनों ने जो है सोने के सिक्के चलाए। सही कथन की पहचान करने, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजलदेव प्रथम ने किया था। विकर्णपुर महल, कोटगढ़ अकलतरा का निर्माण रत्नदेव द्वितीय ने किया था। जांजगीर चांपा शहर का निर्माण जाजलदेव द्वितीय ने किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, सत्य कथन पहचानना था, और यही बस सत्य है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। अब ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसमें सुधार करते हैं। देखना, जांजगीर चांपा शहर का निर्माण जाजलदेव द्वितीय नहीं, जाजलदेव प्रथम ने कराया था, ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर चांपा के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया है, ठीक है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा जाजलदेव प्रथम। इसको जो है नक्टा मंदिर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। कौन सा? नक्टा मंदिर। राजी लोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार है ना, ये आपके लिए IMP होगा। जो बोल रहा हूँ बस उसी को याद रखना, नहीं तो यहाँ पे फंस जाओगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे है ना कन्फ्यूज़न होता है। इसको याद रख लेना है कि इसका जीर्णोद्धार जगपाल ने किया था, और इसका निर्माण विलासतुंग ने किया था। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग के द्वारा किया जाता है। कलचुरिया में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के प्राप्त होते हैं। चंद्रचूड़ मंदिर का जो निर्माण है ये कल्हड़ देव ने कराया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला लाइन, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कोसगई मंदिर का निर्माण बहारेंद्र शाह ने किया था। जो IMP बोलूँगा उसको ज़्यादा याद रखना है आपको, है ना, बाकी एक बार पढ़ लेना है। कल्याण शाह ने 8 वर्षों तक मुगल दरबार में सेवा दी थी। एक बार रीड है। लक्ष्मण शाह ने देश बही खातानामा की लेखा पुस्तिका तैयार किया था, ये भी 1 टाइम रीड है। बादल महल का निर्माण ये पूछा जाता है, ये राज सिंह है। लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा IMP चीज़ है, मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक ये रघुनाथ सिंह है। क्योंकि रघुनाथ सिंह अब तक हम लोग शासन करते शासकों को देखा है, उसमें से सबसे लास्ट जो शासक आता है रघुनाथ सिंह, वो स्वतंत्र रूप से रहता है। इसके बाद मराठा आक्रमण होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना, ये उसके अधीन चला जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, स्वतंत्र रूप से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह है, और मराठा अधीन होने वाला प्रथम कलचुरी शासक भी रघुनाथ सिंह होता है, ठीक है। अब आपका जो अगला आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एक बार देख लेना, कुछ लिखा है मैंने। रतनपुर शाखा का अंतिम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था। उसके शासनकाल में भास्कर पंत ने आक्रमण किया, ये है ना लाइन अंडरलाइन है, एक लाइन आपको देख लेना है, स्टार कर लेना, इसको आपको याद रखना है। रघुजी प्रथम का सेनापति था जो आक्रमण किया। इस प्रकार कलचुरी मराठा के अधीन चला जाता है और रघुनाथ सिंह को उसके अधीन शासक बनाया जाता है, ठीक है। रघुनाथ सिंह मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक होता है। तो ये नीचे का आपको याद रखना है, कौन आक्रमण किया था ये आपको याद रखना है, भास्कर पंत ने किया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में किया था ऐसे भी आ जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, वो रघुनाथ सिंह है, ठीक। तो भास्कर पंत का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। 1741 में आक्रमण करता है। यहाँ पे देखना, मराठा अधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था। उसके बाद 1745 में इसको अपदस्थ करके मोहन सिंह को रख दिया जाता है, और यही अंतिम है ना कलचुरी शासक होता है, मराठा अधीन अंतिम कलचुरी शासक। तो प्रथम कलचुरी शासक कौन था? मराठा के अधीन में रघुनाथ सिंह था। उसके बाद अंतिम है ना मोहन सिंह हो जाता है। रायपुर नगर की स्थापना किसने किया? किसने? रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय, ऐसा था, ठीक है। इनके नाम पर रायपुर शहर की स्थापना की। तो रायपुर शहर की स्थापना किसने की है? रामचंद्र देव ने की है। अगला है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। रायपुर के कलचुरी के संस्थापक ये हो जाते हैं, बस यही लाइन इसके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है आपका, कवर्धा के फड़ी नागवंश, इसके संस्थापक कौन थे? ठीक, तो अहिराज था। और इसमें आपको भोरमदेव मंदिर के बारे में जानना है। भोरमदेव मंदिर, इसका निर्माण किसने किया है? तो ये आपको याद रखना है, लक्ष्मण देव राय ने किया। लेकिन शासक इस समय होता था, यहाँ पे देखना, ठीक, इस समय शासक गोपाल देव था। तो आपको पूछे भोरमदेव मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ है बोले, ठीक है, तो गोपाल देव आ जाएगा। लेकिन किसने किया है बोले, ठीक,
तब लक्ष्मण देव राय आएगा। याद रखना इसका, है ना, स्थापना या फिर इसका निर्माण लक्ष्मण देव राय ने किया, ठीक, जो कि गोपाल देव इस समय शासक था। अगला है आपका कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो बस एक चीज़ याद रखना, सिंहराज था। बस्तर के छिंदक नागवंशों का शासनकाल था 1023 से 1324 ईस्वी। बस्तर का है, एक बार याद रख लेना इसको, ठीक, को आपको याद रख लेना। तो 5-6 क्वेश्चन ही हुए होंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ याद करने के लिए। बस्तर के छिंदक नागवंशों के संबंध में सत्य सम्मिलित नहीं है, ठीक है। एक बार इसको रीड मारने के लिए मैंने बोला था, ये सभी सत्य है, आपको देखना है। जो दंतेवाड़ा शिलालेख देखते हो तो कुरुषपाल एक चीज़ है जो याद रखने लायक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो कुरुषपाल है, ठीक है, क्योंकि सोमेश्वर देव प्रथम से जुड़ता है और यही प्रमुख शासक होते हैं। इसके बारे में बस 1-2 चीज़ आपको याद रखना है। दंतेवाड़ा अभिलेख ये नरसिंह का है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुरुषपाल आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, यदि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, और पहले पढ़ा है तो रिवाइज करने में क्या जाता है, ठीक। तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा ये होगा, बस्तर के छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन है? नृपति भूषण, ठीक है। असत्य कथन की आपको पहचान करना है, इसमें जो बोलूँगा बस उसी को आपको याद रखना है। एक है, देखेंगे जो आपका रहेगा सेकंड वाला, जो बोल रहा हूँ पहले इसको ध्यान दो आप। सोमेश्वर देव प्रथम ने स्वर्ण सिक्के, इसके जो स्वर्ण सिक्के हैं वो बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। और 32वां मंदिर का निर्माण, ठीक है, ये सोमेश्वर देव प्रथम करते हैं, सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा किया जाता है। तो आपको असत्य चुना तो लास्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। तो आपको पूछे 32वां मंदिर का निर्माण कौन करता है, जो कि बारसूर में है ना, तो अपनी रानी गंगा देवी के लिए सोमेश्वर देव प्रथम के द्वारा किया जाता है, याद रहेगा। थोड़ी सी एनर्जी में आपको कमी लग रही होगी, सुबह हो गया है देखते देखते, तो 6 बजने को है, ठीक है। तो अब चलो क्या करें, जब हमने कहा है कि देंगे तो जितना हो सके देने की कोशिश करेंगे। विष्णु मंदिर जो कि नारायणपाल में है, ठीक है, नारायण लाल हो गया, याद रखना, नारायणपाल में बस्तर का निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी माता गुणमा देवी के विष्णु के ऊपर श्रद्धा को देखते हुए किया था। तो इसमें इतना जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना, नारायणपाल का जो विष्णु मंदिर उसका निर्माण सोमेश्वर देव प्रथम ने किया था, इतना आपको याद रखना है। 32वां मंदिर का निर्माण किसने किया था? सोमेश्वर देव प्रथम ने किया था, खत्म है। 32वां मंदिर में शिव का जुड़वा मंदिर, 32वां मंदिर को शिव का जुड़वा मंदिर कहते हैं, क्योंकि 2 ठो वहाँ पे शिवलिंग देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो बस इसमें 1-2 फैक्ट्स जो बोलो अंडरलाइन के हूँ उसी को आपको याद रखना है, अन्यथा आप फंसोगे, बहुत कन्फ्यूजन है। किस छिंदक वंशी शासक का काल बस्तर का स्वर्ण काल कहलाता है? बस ऐसे मन को आपको याद रखने होते हैं। वो सोमेश्वर देव प्रथम है, सोमेश्वर देव द्वितीय है, मधुरांतक है, इनमें से कोई नहीं। तो सोमेश्वर देव प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। अब इसके इतने सारे शासक हैं, देख रहे हो, तो मैं चुपचाप से बोलूँगा, कल परसों एग्ज़ाम है आपको, इसको स्किप कर दो, इतना याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत दिन रहता है, 1 महीना रहता है, तो बोलता है भाई एक बार पढ़ लेना। तो आप इसको, आपके ऊपर है, यदि आपने पहले पढ़ा है तो रिवाइज़ कर लो, अन्यथा 1 दिन बाकी है आपका एग्ज़ाम, है ना, वो थोड़ा सा उचित नहीं होगा। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? अन्नम देव था, ठीक है, हमीर देव था, या फिर भैरव देव था। तो अन्नम देव काकतीय वंश का संस्थापक हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका आज का, असत्य कथन की पहचान करें। अन्नम देव ने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था, टंकनी संकनी, है ना, नदी के उसके, है ना, कॉन्फ्लुएंस पर कराया था। इस वंश का जो अंतिम शासक होता है प्रवीण चंद्र भंजदेव है, बिल्कुल सही। पुरुषोत्तम देव का शासनकाल 1498 से 1534 था। काकतीय वंश की कुल देवी तुम्बेश्वरी देवी थी, ये इसका गलत है, आपको गलत चुनना था, ठीक है। तो ये दंतेश्वरी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे है, लेकिन इसमें जो IMP हो जाएगा ये है सबसे ज़्यादा IMP। अन्नम देव ने दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था। सेकंड IMP हो जाएगा अंतिम शासक, है ना, प्रवीण चंद्र भंजदेव था। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको याद रखने की जो ज़रूरत है वो दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण है। किस काकतीय शासक ने बस्तर में रथ यात्रा एवं गौचो पर्व की शुरुआत की थी? याद रखना, पुरुषोत्तम देव है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। काकतीय शासकों की राजधानी, याद रखना है आपको, मंदोता ये अन्नम देव के था। चक्रकोट के समय, है ना, चक्रकोट ये पुरुषोत्तम देव की राजधानी थी। दिक्पाल की राजधानी बस्तर, दलपत देव की राजधानी, है ना, जगदलपुर। तो याद रखना है आपको मंदोता या फिर चक्रकोट पुरुषोत्तम का, ठीक, एक बार पढ़ लेना। IMP इसको मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बार इसको रीड आप कर सकते हो। सत्य कथन की पहचान करना, पुरुषोत्तम देव ने रथपति की उपाधि धारण की थी। दलपत देव ने जगदलपुर में दलपत सागर का निर्माण कराया था। बस्तर क्षेत्र का क्रांतिक मसीहा अजमेर सिंह कहते हैं। तीनों के तीनों IMP है, उपरोक्त सभी है, ये तीनों आपको अच्छे से रीड कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, कोड़पाड़ की संधि कब हुई थी? 6 अप्रैल 1776, 1770, 1778। तो 6 अप्रैल 1778 को कोड़पाड़ की संधि होती है, ठीक। इसमें कुछ चीज़ बताने का रहता है, बट एक्सप्लेन करने जाऊँ तो थोड़ा सा लेट होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उस चीज़ को देख लेना। दलपत देव एक शासक होता है, उसका 2 पुत्र होता है, एक अजमेर सिंह, एक दरिया देव,
ठीक है। ये दोनों में सत्ता संघर्ष होता है। हालांकि अजमेर सिंह को पहले मिल जाता है सत्ता, दरियादेव अब षड्यंत्र रचते हुए, याद रखना आपको, ये ब्रिटिश से हाथ मिला लेता है, मराठों से हाथ मिला लेता है, क्योंकि साथ साथ इन लोग चल रहे हैं। बोलता है कि भाई मुझे है ना सत्ता दिलाने में थोड़ा सा मदद करो, और एक इसी का परिणाम होता है हलबा विद्रोह। बोला ना कि मराठा का अधीन, इसमें सुधार कर लेना है, कलचुरी नहीं है, कलचुरी तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये आपके काकती शासक होंगे, वही तो बोलूँ कलचुरी कैसा है ये काकती शासक, मराठा अधीन प्रथम काकती शासक ये होता है। तो सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसने है ना धारण की थी, तो रुद्र प्रताप देव है, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि इन्होंने जो है धारण की थी। असत्य कथन की पहचान करना है, रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों के शहर के रूप में विकसित किया, इसको आपको याद रखना है। अच्छा इसको है ना IMP चीज़ मैं बता देता हूँ, ये आपका MP है, इधर मैंने और किसी चीज़ को नहीं बताया, ठीक है। जो हमने अभी अभी पढ़ा यहाँ पे दलपत वाला, वो आपके लिए MP हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी थी, ये बिल्कुल सही है। अंतिम काकती शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव, ये भी सही है। तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। घैटी पोनी प्रथा रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित था। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक है ना 12 वर्ष में हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना। तो प्रथम महिला शासिका थी, इसका जो राज्याभिषेक था 12 वर्ष की उम्र में हुआ था, ये आपके लिए MP हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की रियासत में विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत से समझौते करने पर हस्ताक्षर इन्हीं ने किया था, ये भी आपको पूछा जाता है, पहले पूछा गया है। 25 मार्च 1966 को जगदलपुर के राजमहल में गोली के द्वारा प्रवीण चंद्र की मृत्यु हो जाती है। तीरंदाजी के क्षेत्र में इनसे संबंधित पुरस्कार दिया जाता है। कुछ चीज़ों को आपको देखने पड़ेंगे, ये बीच में छूट गया था जो कि आपके उद्योग वाला है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है, ठीक, तो ये रूस हो जाएगा। और इसी के प्रतीक में मित्रता के स्वरूप रूस के साथ इंडिया का मित्रता के स्वरूप जो है मैत्री बाग है ना, आप भिलाई में देखते हो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1957 में हुई थी, कहीं कहीं पर 1956 मिलता है, 1955 मिलता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका उत्पादन है 1959 में। राज्य का प्रथम उद्योग BNC मिल है, ठीक, ये बिल्कुल सही है। राज्य के एकमात्र जूट मिल उद्योग राजनांदगांव में, तो ये इसका गलत हो जाता है क्योंकि ये रायगढ़ में। राज्य का प्रथम सीमेंट संयंत्र आप देखेंगे तो SCCI एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो कि 1965 में बना है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और आपका हो जाएगा 4, तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से असत्य मिलान को पहचानना है आपको। बाल्को एक कोरबा में है, भारत है ना, एल्यूमिनियम आप कंपनी की बात करते हैं। फिर SSC ये जामुल दुर्ग में है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी है। उसी प्रकार मोहन जूट मिल, ठीक है, 1965 में हुआ है। और जो ACCL है, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड है ना, कोल फील्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना 1985 है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको गलत पहचानने के लिए बोला है। अगला जिंदल पावर लिमिटेड रायगढ़ की स्थापना 1988 है, सही आंसर हो जाएगा। असत्य कथन की पहचान करना, NTPC कोरबा 1978 में बना था, 2600 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है। बाल्को कोरबा है ना, बाल्को जो कोरबा वाला है वो रूस हंगरी इसके सहयोग से बना था। बाल्को में मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज है ना का उपयोग होता है। ये लास्ट वाला देखेंगे गलत है, जिसमें लिखा है सबसे अधिक सीमेंट फैक्ट्री दुर्ग में, नहीं है, ये कहाँ पे है, बलौदा बाजार में, ठीक, तो आपको गलत चुनना था। अगला नोट करके लिखना, अंबुजा सीमेंट कंपनी इरवान है ना, इरवान है, रावण नहीं है, इरवान है, बलौदा बाजार। तो इसको आप बोलेंगे R15, मतलब R15 नहीं होता, एक R1 से आप इसको याद रख सकते हो। तो अंबुजा और फिर रवान, ठीक। अब बोलोगे सर रावण तो यहाँ भी है लेकिन R1 तो नहीं जुड़ रहा है, तो गरारा है, ठीक है, लेकिन इसमें रवान है, इससे रा हो जाएगा, बड़ा रा हो जाएगा, इसको याद रखना गरारा, ठीक। ऐसे करके इसको याद रख लेना, गरारा, गरारा से आपका ग्रासिम हो जाएगा, ग्रा से, और रा से रावण हो जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी हिरमी में है, जिसको मैंने अही से याद रख लिया था, ठीक है, लेकिन आपको है ना कन्फ्यूज़ नहीं होना, एक बार देख लो। नियोको ये आस है ना, आरस मेटा है, और आपका जो नियोको एक और है वो सोनाडी है।